आप सभी को नमस्कार। आज 47वें राष्ट्रीय कार्यशाला के अवसर पर जिसका विषय है मीडिया और तकनीकी युग में हिंदी भाषा की भूमिका, मैं उमेश कुमार प्रजापति उर्फ फलक आप सभी सुधीजन श्रोताओं का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आप सभी को पता है भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से स्वयं पोर्टल पर कई सारे तकनीकी पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उसी के अनुरूप भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय पाठ्यक्रम पिछले 3 सत्र से लगातार यह परिचालित किया जा रहा है, इसको चलाया जा रहा है स्वयं पोर्टल पर। और आप सभी के लिए एक विशेष सूचना है कि इसके चौथे सत्र का जो पंजीकरण की प्रक्रिया है वो 31 अक्टूबर 2025 से शुरू कर दी जाएगी, ऐसा सूचना प्राप्त हो गई है। तो जो श्रोता, जो अध्येता, जो भाषा चिंतक अभी तक इस पाठ्यक्रम को नहीं पूरा किए हैं, मेरा आप सभी से अनुरोध है कि एक बार जरूर इस पाठ्यक्रम से जुड़ें, इस पाठ्यक्रम को पूरा करें। 15 सप्ताह का पाठ्यक्रम है। इसमें बहुत कुछ आपको भाषा और प्रौद्योगिकी दोनों से संबंधित आपको जानने, सुनने, सीखने का सुअवसर मिलेगा। साथियों, इसी के अनुरूप हम लोग ज्ञान अनुष्ठान के अंतर्गत प्रत्येक बुधवार को शाम 6 बजे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं का आयोजन विगत 10 से अधिक महीनों से हम लगातार कर रहे हैं। और आज हमारी 47वीं राष्ट्रीय कार्यशाला है, जिसका विषय हमने बताया कि मीडिया और तकनीकी युग में हिंदी भाषा की भूमिका। और इस अवसर पर हमसे जुड़ी हुई हैं डॉक्टर तृप्ति शर्मा महोदया, विभागाध्यक्ष, भाषा विभाग, सेंट पॉल्स कॉलेज, नागसंद्रा, बेंगलुरु, कर्नाटका। महोदया, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। नमस्कार सर। जिनका इसी क्रम में जिनका लगातार मार्गदर्शन, जिनका सानिध्य हमें प्राप्त होता रहा है, हम सभी के लिए परम आदरणीय डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष, हिंदी विभाग, पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय। सर, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और संचालिका के बतौर जिनका लगातार सहयोग, सानिध्य हमें विगत कई महीनों से सक्रियता के साथ प्राप्त हो रहा है, डॉक्टर अनुपमा, प्रवक्ता हिंदी, दिल्ली शिक्षा निदेशालय नई दिल्ली। महोदया, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं सीधे तौर पर आपसे अनुरोध करता हूं कि आज के इस राष्ट्रीय कार्यशाला की संचालन आप करें। महोदया, हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर। साथियों, आप सभी का भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के स्वयं पोर्टल के माध्यम से सभी के अध्ययनार्थ उपलब्ध भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम के अंतर्गत सतत अध्ययन, अभ्यास एवं कौशल संवर्धन का अवसर देने वाले इस पांडिचेरी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग द्वारा संचालित इस आभासी मंच पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जुबान से निकले अल्फाज जब हिंदी के हो जाएं, जुबान से निकले अल्फाज जब हिंदी के हो जाएं, तो हर लफ्ज में अपनेपन के रंग समा जाएं। तकनीक की रफ्तार में भी हम अपनी हिंदी को ना बिसराएं। यह तो खूबी है हमारी हिंदी की कि यह हर दिल में जगह बनाए। तो नमस्कार आदरणीय श्री जयशंकर बाबू जी, यहाँ उपस्थित हमारी मुख्य वक्ता तृप्ति शर्मा जी और समस्त विद्वज्जन, जितने भी शोधार्थी हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का मैं सादर अभिवादन करती हूँ। इस आभासी मंच से आज हम एक अत्यंत प्रासंगिक विषय पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्र हुए हैं और वह विषय है मीडिया और तकनीकी युग में हिंदी भाषा की भूमिका। साथियों, यह विषय सिर्फ एक अकादमिक विमर्श नहीं, बल्कि हिंदी के भविष्य की दिशा तय करने वाला संवाद है। आज जब मीडिया और तकनीक हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं, तब यह सोचना आवश्यक है कि हिंदी इस परिवर्तन के दौर में आखिर कहाँ खड़ी है और उसे कैसे और अधिक सशक्त बनाया जा सकता है। तो इसके लिए मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारी माननीय मुख्य वक्ता डॉक्टर प्रोफेसर तृप्ति शर्मा जी का, किंतु उनका यहाँ पर व्याख्यान प्रारंभ हो उससे पूर्व मैं उनका एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के समक्ष रखना चाहूंगी, क्योंकि हम अत्यंत आभारी हैं प्रोफेसर तृप्ति शर्मा जी के, जिन्होंने अत्यंत व्यस्तता के बावजूद हमें अपने विचारों से समृद्ध करने के लिए समय निकाला। तो डॉक्टर तृप्ति शर्मा जी इस समय भाषा विभाग, सेंट पॉल्स कॉलेज, नागसंद्रा, बेंगलुरु में
विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य कर रही हैं और इन्हें लगभग 21 वर्ष का अध्यापन अनुभव है। यह कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में अपनी प्रस्तुति दे चुकी हैं, प्रकाशन कार्य से जुड़ी हुई हैं। कई साझा संकलन में कविता, कहानियों का प्रकाशन इनके निर्देशन में हो चुका है। सेंट जोसेफ कॉलेज, प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये बीओएस के पद पर आसीन हैं और बेंगलुरु के प्रसिद्ध कॉलेजों में अक्सर मुख्य अतिथि की भूमिका पर यह कार्य करती रहती हैं, वहाँ पर आसीन रहती हैं और बेंगलुरु यूनिवर्सिटी में ये बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के पद पर भी यहाँ पर कार्यरत हैं और बेंगलोर यूनिवर्सिटी में बोर्ड ऑफ सिलेबस कमेटी की भी ये मेंबर हैं और एनईपी सिलेबस पर विषय विशेषज्ञ की भूमिका के रूप में ये कार्य कर रही हैं और नेशनल लेवल पर आयोजित अनेक वाद विवाद प्रतियोगिताओं में ये विजेता रही हैं और लायंस क्लब की ओर से हिंदी की सेवा करने के लिए इन्हें प्रशस्ति पत्र प्राप्त हो चुके हैं। राष्ट्रीय प्रतिभा सम्मान से भी इन्हें नवाजा जा चुका है और सावित्रीबाई फुले अवार्ड से ये सम्मानित है। बेंगलोर के कई कॉलेजों में स्क्वाड की भूमिका निभा रही हैं और अब इनका परिचय यदि मैं पूरा विस्तार से देने लगूँ तो मुझे लगता है पूरा सत्र यहीं समाप्त हो जाएगा। तो बस थोड़े को ही बहुत समझते हुए आप लोग ये जान लीजिए कि एक विशिष्ट प्रतिभा की स्वामिनी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। तो मैं अब बिना विलंब किए उन्हें आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचारों से हमें अवगत कराएँ, हमारा ज्ञानवर्धन करें। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है तृप्ति शर्मा जी। धन्यवाद मैडम। आपने जो मेरा परिचय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी विद्वज्जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं यहाँ कई दिनों से देख रही हूँ हमारे जयशंकर सर जो हैं वो पूरी तन्मयता से उमेश सर लगे हुए हैं इस कार्य के लिए और यहाँ ऐसा लग रहा है कि जो ये ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं तो इस ज्ञान की गंगा में सर आप लोग तो गंगा बहाते ही चले जा रहे हैं पर और भी हम जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर बैठे इस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं सर और हम पवित्र हो रहे हैं घर बैठे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आज हमें यहाँ पर इस मंच पर बुलाया। अब हम यहाँ कहना चाहते हैं कि जैसे तकनीकी हमारी मीडिया और तकनीकी युग में जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम बताना चाहते हैं कि हिंदी भाषा की भूमिका तो हम जाने तो बहुत कुछ है। यहाँ पर स्थान एक सशक्त स्थान हमारी हिंदी ने बना लिया है। मैं यहाँ अपनी पीपीटी शेयर करना चाहती हूँ स्क्रीन। हम यहाँ पर मेरे सबसे पहले अपने जो मैंने शोध किया है हम यहाँ जो कहना चाहते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तकनीकी युग ने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस दौर में डिजिटल उपकरण, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने हमारी भाषा और संस्कृति पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है जो हम यहाँ पर हर पल हर समय हम देख रहे हैं। हिंदी जो भारत की एक प्रमुख भाषा है ने भी इस बदलाव के साथ तो खुद को अनुकूलित कर ही लिया है। तकनीकी युग में हिंदी भाषा न केवल संवाद का साधन है बल्कि यह एक्चुअली देखा जाए तो ज्ञान, संस्कृति और आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा आधार बन चुकी है। हम इसकी अब भूमिका में जाएंगे तो भूमिका में हम आगे देखेंगे कि सर अगला कर दीजिए। भूमिका के अंदर अगर हम जाते हैं कि हमारा यह जो विषय है इस विषय की भूमिका में हम देख रहे हैं कि तकनीकी प्रगति के इस दौर में हिंदी ने अपने लिए एक बहुत ही सशक्त स्थान बना लिया है। हाँ, इंटरनेट की व्यापकता और स्मार्टफोन के बढ़ते उपयोग ने हिंदी को बहुत एक अलग तरह से पहचान तो दी है
यह केवल एक भाषा ही नहीं है, यहाँ पर हम कह सकते हैं, बल्कि भारत के एक बड़े हिस्से में संवाद, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और शिक्षा का एक बहुत बड़ा माध्यम है। तकनीकी युग में इंटरनेट, स्मार्टफ़ोन और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स ने एक नई दुनिया का तो निर्माण किया है, साथ ही हमारे हिंदी भाषा इन माध्यमों पर तेज़ी से लोकप्रिय हो रही है। जैसे हम देखते हैं कि सोशल मीडिया है, ब्लॉग्स है, यूट्यूब है और अन्य डिजिटल मंचों ने हिंदी को एक बहुत नई तरह से पहचान दी है। तो वो पहचान यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमने किस तरह से उस पहचान को स्वीकार किया है और उस पहचान को स्वीकार करके हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि यहाँ हम देखेंगे कि लोग अब हिंदी में संवाद भी करने लगे हैं। पहले हिंदी में संवाद नहीं कर पाते थे, नहीं करते थे, कर पाते थे ऐसे नहीं कहूँगी, करते नहीं थे। क्यों नहीं करते थे? उसमें विचार-विमर्श और जानकारी साझा करने को हम लोग प्राथमिकता देना चाहिए, पर हमारे मन में संकोच आ जाता था। हम कैसे करें? हम हिंदी में बात करेंगे, पर अब आजकल ना तो हिंदी में बात करने की कोई बात रही है और जैसे कि हम देख रहे हैं, कोई ऐसा क्षेत्र भी बाकी नहीं रहा, जहाँ हम हिंदी को पीछे की तरफ देखेंगे। तकनीकी युग में शिक्षा का डिजिटलीकरण भी हुआ है। सर नेक्स्ट अगला। तकनीकी युग में जो हमारी शिक्षा का डिजिटलीकरण भी हुआ है। अब ऑनलाइन हम लोग देख रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखी हैं। जैसे अभी हमारे जयशंकर सर हमको बता रहे थे कि हमको सीखना और सिखाना। इस प्लेटफ़ॉर्म से बहुत कुछ हम हासिल कर रहे हैं। जैसे ई-पुस्तकें, ई-लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर हम हिंदी माध्यम की सामग्री भी उपलब्ध हो रही है। पहले इतना आसान नहीं था, अब बहुत आसान हो चुका है। यह ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने में सहायक भी हो रही है, क्योंकि हम यहाँ पर जहाँ हम जिस जगह रहते हैं, हमारे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली है, वो हिंदी ही है। तो भाषा प्रौद्योगिकी वह शाखा है, जो भाषा का अध्ययन करती है और उसे संचार के लिए विज्ञान, तकनीक और शिक्षा के साथ जोड़ती है। इसका मुख्य उद्देश्य भाषा के संबंध में मानव और मशीन के बीच संचार को सुगम बनाना है। हम अगर इसको सुगम बनाएँगे तो हम आसानी से आगे जा सकते हैं। तो हमारा ध्येय यही है कि हमें रास्ता सुगम बनाना है। डिजिटल युग जो आज जिसमें हम जी रहे हैं, तकनीकी उपकरणों का की उपलब्धता ने हिंदी भाषा को डिजिटल युग में पहुंचा दिया है। स्मार्टफ़ोन, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से हिंदी में सामग्री उपलब्ध होने से हम जो उपयोगकर्ताओं को सुविधा हो रही है, हमें अच्छा लग रहा है कि हमें हर सुविधा हमारे सामने हमें आसानी से उपलब्ध हो रही है। अगला सर। अब हम हमारे विषय में जाएँगे कि हम इस विषय पे क्यों चर्चा कर रहे हैं। हम ये विषय हमने क्यों बात करने के लायक समझा, क्यों इसके ऊपर चर्चा करनी है। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाषा का उपयोग केवल शब्दों के रूप में ही नहीं होता, बल्कि आजकल भाषा प्रौद्योगिकी के रूप में भी हो रही है होती है और भाषा प्रौद्योगिकी भाषा के संचार को सुगम और अधिक सुविधाजनक बनाने का अध्ययन करती है। हम अध्ययन कर रहे हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी हमारी रास्ता सुगम होगा, जैसे अभी हमने पहले स्लाइड में बात करी थी। तो हमारा जो भाषा है, एक ऐसा माध्यम है जो हमें संचार करने, विचारों को व्यक्त करने और ज्ञान को साझा करने की सामर्थ्यता प्रकट करता है और वो प्रदान करता है हमें। भाषा का उपयोग केवल साहित्यिक कार्यों तक ही सीमित नहीं है कि हमने साहित्य का काम किया और हमारी भाषा खत्म हो गई। साहित्य तो सशक्त प्लेटफ़ॉर्म है, स्टेज है। हम आगे देखें कि व्यवसाय, विज्ञान, प्रौद्योगिक शिक्षा, सामाजिक जीवन और राजनीतिक
क्षेत्र जिसमें भी हम इसका बहुत अच्छे से उपयोग कर रहे हैं। भाषा की प्रौद्योगिकी उसके उपयोग को और भी प्रभावी बनाती है और इसे एक नई दिशा देती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि नई दिशा हमारे लिए कितनी कारगर साबित होती है। अब हम शिक्षा के क्षेत्र में भी देख लेंगे कि जैसे हमारे कोरोना के बाद ने हमको बहुत कुछ सिखाया। हमने बहुत कुछ सीखा, जो हम सोच ही नहीं सकते थे। हमने जिसके बारे में कभी हमारे दिमाग में आई नहीं बातें, वो सारी बातें आज हम चरितार्थ कर रहे हैं, उसको हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। कि जैसे शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम देखें तो तकनीकी युग में शिक्षा के डिजिटलीकरण ने हिंदी को छात्रों के लिए कितना सुलभ बना दिया। अगर हम हमारे क्लास में बच्चों को देखते हैं, स्टूडेंट्स को, छात्रों को हम पढ़ाते हैं, तो वो हमारे साथ में बहुत सारी ऐसी जो नहीं लिख पाते, जो हम उनको बता रहे हैं वो नहीं समझ पाते, तो वो लोग अपने लिए एक नई दिशा खोज लेते हैं। और वो दिशा खोजते ही हैं, साथ में हमें भी बताते हैं, हमें भी सिखाते हैं। तो यहाँ एक और बात मैं ये कहना चाहूँगी कि न्यू जनरेशन के साथ जो हमारी नई जनरेशन है, अगर हम उनके साथ हाथ मिला लें, तो शायद हम और भी आगे, बहुत आगे जा सकते हैं। क्योंकि तकनीकी युग यही कहता है हमें। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जैसे अभी हम लोग देखते हैं बायजूस है, अनअकैडमी, बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म हैं जिसने हिंदी माध्यम की कक्षाएँ उपलब्ध कराई हैं। क्योंकि हमारे जो बहुत सारे पिछड़ा क्षेत्र है, जहाँ पर बच्चे बच्चे ही नहीं, हम हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। तो वहाँ हमें अपनी ही भाषा में सीखने का ललक होती है। तो ये ई प्लेटफ़ॉर्म है, इन लोगों ने हमें बहुत सारी सुविधाएँ दी हैं, प्लेटफ़ॉर्म हमें दिखाया है। जैसे ई पुस्तकें हैं, लाइब्रेरी है, डिजिटल लाइब्रेरी है। हिंदी भाषा के लिए इसने बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें हमें आगे बताई हैं। डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर हिंदी का विकास भी हो रहा है, क्योंकि अगर हम डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को आगे लेकर जा रहे हैं, हम हिंदी को आगे लेकर जा रहे हैं, तो डिजिटल के माध्यम से ही हमें आगे जाना है। जैसे सोशल मीडिया है, हम फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बहुत तेज़ी से आजकल इसका हिंदी का प्रयोग बढ़ गया है। हम देखते हैं हमारे कॉलेज में विद्यार्थियों को भी, वो जो पहले इंग्लिश में मैसेज करते थे या बहुत सारी चीज़ें जो इंग्लिश में, अंग्रेजी में करते थे, आज वो हिंदी में करने में खुशी महसूस करते हैं। और हम जैसे लोगों को, टीचर्स को, स्टाफ को बताते हैं, तो हमें अच्छा लगता है वो चीज़ देखकर कि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर जो हिंदी का विकास हो रहा है, वो सब चीज़ देखकर हमें बहुत खुशी भी हो रही है। और ये एक ऐसा है जो हिंदी में संवाद को बहुत ही प्रभावी बना रहा है और सरल बनाता जा रहा है। हम यहाँ पर व्यापार को देखेंगे कि व्यापार और अर्थव्यवस्था बहुत हमारी आगे बढ़ रही है। किस वजह से बढ़ रही है हमारा व्यापार, हमारी अर्थव्यवस्था? तो हम इन सब के बारे में अगर जानें, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि हमारा जो व्यापार बढ़ रहा है, हमारा जो यहाँ पर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, वो तकनीकी युग में हिंदी के व्यापार और क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति को दर्ज करवा रहा है वो। क्योंकि हम यहाँ पर बताएँगे कि बहुत ही मजबूत जो स्थिति हुई है हिंदी की, वो व्यापार की वजह से भी हुई है। और व्यापार दोनों का आपस में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हम कह सकते हैं कि व्यापार से अर्थव्यवस्था और अर्थव्यवस्था से व्यापार, ऐसे ही हमारी हिंदी का आगे आने में और मजबूती प्रदान करने में एक सहायक सिद्ध हुई है। ई-कॉमर्स के लिए हम जाएँगे, ई-कॉमर्स को देखें तो अमेज़न ई-कॉमर्स, जैसे हम लोग सभी आजकल इन सभी का उपयोग कर रहे हैं। अमेज़न, फ्लिपकार्ट और जैसे मेक माई ट्रिप जैसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं, जो आजकल हिंदी में ही इन लोगों को सेवाएँ प्रदान कर रही हैं।
तो हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी है वो वाली बातें भी। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि ग्रामीण और कस्बाई इलाकों के जो ग्राहक हैं, तो उन लोगों के लिए भी जो हिंदी के यहाँ पर उन लोगों ने पहुँचाई है, ये कस्बाई इलाकों के लिए ग्राहकों तक पहुँचाने में हिंदी बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई है। विज्ञापन और प्रचार के रूप में अगर हम देखें, तो यहाँ पर विज्ञापन और प्रचार, हिंदी में विज्ञापन अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि यह भी जनसंख्या, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है, जनसंख्या। हमारी बहुत सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली बोली जो हिंदी है, तो हम उसके माध्यम से यहाँ कह सकते हैं कि जनसंख्या के एक बड़े हिस्से से जुड़ती है ये, जो विज्ञापन है, अधिक प्रभावी हो रहा है हिंदी का विज्ञापन। डिजिटल मार्केटिंग में हिंदी का व्यापक उपयोग हो रहा है क्योंकि अगर हम देखें ज़्यादा बोली जाने वाली बोली की वजह से विज्ञापन हिंदी में अधिक प्रचलित हो रहा है। तो यहाँ पर भी हम हिंदी को प्रचलित होते देख सकते हैं विज्ञापन के रूप में। अब हम आगे बढ़ें तो अ, हम मनोरंजन के लिए भी देख सकते हैं, मीडिया के लिए भी हम यहाँ देखेंगे कि मनोरंजन तकनीकी युग ने हिंदी मीडियम और मनोरंजन को एक बहुत बड़ी नई ऊँचाइयों तक पहुँचा दिया है। कैसे? क्योंकि जो हम यहाँ ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम और हॉटस्टार जैसे बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पर हम हिंदी सामग्री की भारी माँग हो गई है। आज हमने एज़ अ बीओएस मैं बताना चाहती हूँ कि हम फ़िल्म रिव्यू को भी हमने अपने सिलेबस में यहाँ रखा है डिग्री के छात्रों के लिए। तो वो बच्चे भी देखते हैं पर लिख नहीं पाते हैं। तो यहाँ हमने उनको यह बताने की कोशिश करी कि इसको कैसे लिखना है। आप कैसे मूवी का रिव्यू कर सकते हैं, उसकी समीक्षा कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ने भी हमें बताया, हमारे छात्रों ने भी बताया कि आजकल हम मैम इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म है, हम उसका उपयोग करके हम भी इस चीज़ को सीखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम डेफ़िनेटली हम कह सकते हैं कि हमारी सार्थकता यहाँ नज़र आ रही है कि हिंदी सामग्री की भरमार है और बहुत माँग हो चुकी है यहाँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर। सोशल मीडिया का हम जो यहाँ पर देखते हैं कि यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम, इसमें भी आज हम देखें तो हिंदी क्रिएटर्स ने बड़ी संख्या में दर्शक जुटाए हैं। क्योंकि वही हिंदी का जो प्रचार और प्रसार हो रहा है, उसका लाभ हमें यहाँ पर हर एक रूप में, हर एक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। हम मनोरंजन और ज्ञानवर्धन का एक नया साधन प्रदान किया है, जैसे रेडियो ने, पॉडकास्ट ने, तो इसी को देखकर हमें मनोरंजन का एक नया माध्यम प्राप्त हो चुका है। तो तकनीकी युग ने में मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में हिंदी का इतना दबदबा हो गया है कि हम उसको सार्थक होते हुए देख सकते हैं कि किस रूप में वो हमारे सामने आया है। अब हम अगला देखते हैं कि हिंदी भाषा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसे अगर हम इसको देखेंगे कि हिंदी भाषा और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आजकल एआई का ज़माना आ गया है, हम लोग सुनते हैं। हर जगह एआई यूज़ कर रहे हैं लोग। तो इसके इफ एंड बट्स तो सब जगह हैं, जैसे सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, वह दोनों पहलू हमें दिखाई देते हैं। पर अब हम यहाँ हिंदी भाषा के रूप में इस पहलू को देखेंगे कि जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, वो हमारे इस हिंदी ने तकनीकी प्रगति के साथ कितना तालमेल बिठाया है। तो उसको हम देखेंगे यहाँ वॉइस असिस्टेंट में हिंदी। तो डेफ़िनेटली हमने गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा जैसे उपकरण अब हिंदी में संवाद करने में सक्षम है। पहले ये हिंदी में संवाद नहीं करते थे। तो हम लोग जो हिंदी भाषी थे, वह लालायित रहते थे कि कैसे हम एलेक्सा को यूज़ करें, कैसे हम उसका उपयोग करें। हम लोग लालायित हो जाते थे उसको उपयोग करने के लिए। पर आजकल एआई के ज़माने में ये सब इतना आसान हो गया है कि हम एलेक्सा को हिंदी में संवाद करने लगे हैं और अपनी मन मुताबिक बातें उससे पूछने लगे हैं। हिंदी टाइपिंग
और अनुवाद के लिए हम देखेंगे यहाँ कि हिंदी टाइपिंग टूल्स और गूगल ट्रांसलेट ने हिंदी को अन्य भाषाओं के साथ जोड़ने का काम किया है। बिल्कुल, सही बात है। यहाँ हमने देखा कि बहुत सारे जो ट्रांसलेट करने का टूल्स है, वो हिंदी को अन्य भाषाओं के साथ जोड़कर काम कर रही है। तो अन्य भाषाएँ और हिंदी भाषा, हम यहाँ ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाषाएँ सब आपस में सगी बहनों के समान हैं और ये सगी बहनों को साथ में ही आगे बढ़ना है। तो इन बहनों के साथ अगर हम भी मिल जाएँगे, हम भी आगे चलेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब साथ में हाथ पकड़कर इन बहनों के साथ बहुत आगे जाएँगे। तो यहाँ हम लोग दूसरी भाषाओं के भी बारे में हम बात कर सकते हैं कि जोड़े हुए साथ में हम आगे जा रहे हैं। मशीन लर्निंग और डाटा एनालिटिक्स के लिए भी हम देखते हैं कि यहाँ डाटा का उपयोग करके विभिन्न उद्योगों में नई तकनीक विकसित की जा रही है। कि किस तरह से यहाँ हम नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। तो जो डेटा एनालिटिक्स जो पहले सिर्फ इंग्लिश में होता था, मशीन लर्निंग सिर्फ इंग्लिश में अंग्रेजी में काम करती थी, आज हम देखते हैं कि वो हिंदी में काम कर रही है और उसने हम हिंदी भाषी लोगों के लिए या हिंदी प्रेमी लोगों के लिए आसानी से हमारे सामने हाथ पकड़ लिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स के साथ में, हिंदी भाषा के साथ में। अब हम यहाँ तकनीकी युग के बारे में बात करें कि तकनीकी युग में हिंदी भाषा की चुनौतियाँ। हाँ जी सर, तो तकनीकी युग में हिंदी भाषा की चुनौतियाँ तो हैं हमारे सामने, तो उन चुनौतियों का सामना भी हमें ही करना है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए भी हमें तैयार रहना है, क्योंकि अगर हम अच्छा काम करने जाते हैं, तो हमारे रास्ते में व्यवधान भी बहुत आते हैं। सर, जैसे हमने हमारे आज के इस कार्यक्रम में शुरू करने में के पहले मुझे मैं बहुत उत्साहित थी। बहुत सारी बातें मेरे दिमाग में थी, पर ये सबसे बड़ी चुनौती मेरे सामने आ गई। अब क्या करें? उस चुनौती ने हमारे दिमाग को थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि एक एक उदाहरण के रूप में हम इसको जानेंगे, समझेंगे कि चुनौती भी हमारे रास्ते में आती है। उन चुनौतियों का सामना हमें कैसे करना है, उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। जैसे तकनीकी शब्दावली का अभाव, बिल्कुल हमारे यहाँ पर हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है, वो अथाह है। पर बहुत सारे जो तकनीकी शब्द हैं, वो शब्द जो उनका अनुवाद भी हम लोग अभी विकसित नहीं हो पाया है, वो हमारे लिए तो अभाव का ही है। तो हम उसी अभाव में भी खड़े हुए हैं। हमें वो उस अभाव को पूरा करना है और कैसे करना है, हम सभी इस क्षेत्र में लगे हुए हैं। देखते हैं, सफलता ज़रूर मिलेगी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्राथमिकता में कमी। कुछ क्षेत्र में अंग्रेजी का वर्चस्व अब भी है, तो वो हमारे लिए चुनौती तो बना हुआ है। बिल्कुल, ये तो हम सामना करते हैं सर। यहाँ पर बहुत जगह पर हम लोग इस तरह का जो परेशानी जो चुनौती है, उसका सामना करते हैं, क्योंकि अंग्रेजी का वर्चस्व अभी बना हुआ है। और मैं यूँ नहीं कह रही कि उसको उसके वर्चस्व को कम करना है। उसके वर्चस्व अंग्रेजी के वर्चस्व को कम नहीं करना है। हमें हिंदी को आगे लेकर जाना है, हिंदी को अंग्रेजी के साथ खड़ा करना है। तो ये हमारी अब प्राथमिकता होनी चाहिए। तो उस प्राथमिकता के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं। तकनीकी उपकरणों की सीमाएँ, जैसे एक और चुनौती हमारे सामने है कि डिजिटल उपकरण हिंदी को समान रूप से समर्थन नहीं देता। बहुत सारी ऐसे उपकरण हैं जो हमारे को हिंदी के लिए वो साथ नहीं देता है, साथ नहीं दे पा रहा है। तो उसी के क्षेत्र में हम लोग यहाँ पर आगे काम कर रहे हैं और शायद हम सफल होंगे। शायद तो नहीं लगाऊँगी, शायद को साइड में रखूँगी
और सफल होने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि हम ये सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो इन्हीं कोशिशों के साथ हम लगे हुए हैं। देखते हैं हमारी कोशिश कब कामयाब होगी, ज़रूर होगी। हाँ, हम यहाँ पर संभावनाओं को देखेंगे और इसके साथ ही समाधान को भी जानेंगे कि जो संभावनाएँ क्या हो सकती हैं? हिंदी भाषा का डिजिटलीकरण हम कैसे कर सकते हैं? हिंदी साहित्य और ज्ञान को डिजिटल माध्यमों पर संरक्षित करना आवश्यक हो चुका है। तो हम उसको कैसे संरक्षित करेंगे? ये बात हमको जाननी है और उसका समाधान हमको आगे लेकर जाना है, समाधान ढूँढना है कि हम इस तरह से उसका समाधान कर सकते हैं। तकनीकी शब्दावली का विकास, जैसे हमने पहले भी कहा है कि हमें अपनी तकनीकी शब्दावली को समृद्ध करना है और सरकार और निजी संस्थाओं को साथ मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम तकनीकी शब्दावली को समृद्ध कर सकते हैं। मजबूत कर सकते हैं। तो हम जब मजबूती पर खड़े हो जाएँगे, उस उस कगार पर आकर खड़े हो जाएँगे, तो जहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं, हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें समृद्धि से कोई रोक नहीं सकता है। तो हमें उस समृद्धि का इंतज़ार करना है। ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट की पहुँच, ये बहुत बड़ी हमारे सामने जो संभावना है, हम समाधान भी कर सकते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पर इंटरनेट पहुँच नहीं पा रहा है। तो उससे क्या प्रॉब्लम और परेशानी हो रही है कि ग्रामीण भारत में हिंदी के माध्यम से तकनीकी साक्षरता का बढ़ावा देना बढ़ावा देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि अगर वहाँ पर इंटरनेट नहीं पहुँचा, तो वहाँ वो तकनीकी जो साक्षरता है, उसको कैसे वो लोग आगे बढ़ाएँगे? हमारा जो ग्रामीण अंचल है, वहाँ इस तरह की जो चुनौती है, उस चुनौती का ये समाधान है कि हमें हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट को लेकर जाना है। तो यह सब काम हम सरकार के माध्यम से ही कर सकते हैं कि जो सरकार और हमारे निजी संस्थान हैं, वो ही इस पहल पर आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे, तब हमें और समृद्धि की आशा हमें दिखाई देगी। हालाँकि तकनीकी युग में जो हम और आगे देखेंगे कि हिंदी भाषा की लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है, तकनीकी युग में। लेकिन इसके सामने चुनौतियाँ भी हैं, जैसे हिंदी में टाइप करना कठिनाई हो रही है और तकनीकी शब्दावली का अभाव और अंग्रेजी भाषा का ये सभी हमने अपनी स्लाइड में जैसे डाल दिया। ये सारी बातें वास्तव में हमारे लिए एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हुई हैं। तो उस चुनौती का सामना तो करना ही है। इन समस्याओं को दूर करने के लिए हिंदी भाषा की तकनीकी शब्दावली को समृद्ध करना ही है और उसमें हमको उन्नत टूल्स जो हमें आगे लाने उसको विकसित करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम उसको विकसित करें, तभी ना हम हमारी और जो इस तकनीकी युग में हिंदी भाषा को एक बहुत ही मजबूताई प्रदान कर सकते हैं। हम आगे देखेंगे कि जो अब हमारा इतना सारी हमने जो स्लाइड बनाई है, उस स्लाइड के लिए हमने जो देखा और उसके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसका एक निचोड़, सारांश हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि तकनीकी युग में जो हिंदी भाषा ने न केवल अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखा है, बल्कि यह हर क्षेत्र में सशक्त भूमिका निभा रही है। कैसे? जैसे डिजिटल क्रांति ने हिंदी को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी है। बिल्कुल, डिजिटल क्रांति ने ही हमें एक नई पहचान दी है, नहीं तो ये संभव ही नहीं होता कि हम सभी यहाँ पर आज एक साथ एक प्लेटफ़ॉर्म पर बैठे, ये सब हम आपस में एक-दूसरे से ज्ञान का ये संवाद कर सकें। तो ये पहचान तो हमें मिली है डिजिटल क्रांति की वजह से ही। यदि हम हिंदी भाषा के विकास और तकनीकी सशक्तिकरण पर ध्यान दें,
तो यह हमारे आने वाले समय में और भी प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। तो हम इस प्रभावशाली भूमिका का इंतज़ार रहेगा, हम इंतज़ार करेंगे। हिंदी भाषा की इस प्रगति के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि यह न केवल भारत में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ सके। क्योंकि हम लोग वैश्विक स्तर पर तो हम आ चुके हैं, पर अपनी एक और सशक्त पहचान बना सकें। तकनीकी युग में हिंदी भाषा की जो भूमिका न केवल संवाद के माध्यम तक सीमित है, बल्कि यह ज्ञान, व्यापार, मनोरंजन और संस्कृति के संवाहक के रूप में भी उभर रही है। इसके निरंतर विकास और प्रसार के लिए सरकार और जो शिक्षाविद हैं हमारे, तकनीकी विशेषज्ञों को सामूहिक प्रयास करने होंगे। अगर हम सामूहिक प्रयास करेंगे, तो ज़रूर हम और अच्छे से कामयाब होंगे। हिंदी भाषी का हिंदी भाषा का जो तकनीकी युग में यह योगदान इसे वैश्विक मंच पर भी एक विशिष्ट पहचान देगा। अगर हम आगे बढ़े, तो विशिष्ट पहचान हमें मिलेगी। पहचान हमें अभी मिली है, उसको हम जानते हैं कि हमें पहचान मिली है, पर हम अभी और अच्छे से इसकी पहचान हासिल कर सकते हैं। हिंदी भाषा और तकनीकी का संगम हमारे समाज के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। इसे सही तरीके से उपयोग करने हम अपने देश को विश्व स्तर पर मजबूत बना सकते हैं। इसीलिए हमें हिंदी भाषा और तकनीकी के मिलन का सम्मान करना चाहिए और इसका सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि जो हिंदी भाषा और तकनीकी का जो मिलन हो रहा है, उस मिलन का उत्साह तो हमें मनाना ही है और उत्साह के साथ में हमें उसका उपयोग भी करना आना है। तो हम यहाँ पर उत्साह के साथ उपयोग करेंगे। हम इसके शोध-सार के बारे में भी हम आगे देखेंगे कि आखिर में तकनीकी युग ने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस दौर में डिजिटल उपकरण, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने हमारी भाषा और संस्कृति पर बहुत ही गहरा प्रभाव डाला है। हिंदी, जो भारत की एक प्रमुख भाषा है, ने भी इस बदलाव के साथ खुद को अनुकूलित किया है। इधर हम लोग यह देखेंगे कि तकनीकी युग में हिंदी भाषा न केवल संवाद का साधन बनी है, बल्कि यह तो ज्ञान, संस्कृति, आर्थिक विकास का भी एक महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। तकनीकी युग में हिंदी भाषा का बहुत महत्व है। भूमिका जो इसकी तेजी से बढ़ रही है। आज की दुनिया तकनीकी की प्रगति और डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रही है और ऐसे में हिंदी भाषा ने अपने आप को जो तकनीकी माध्यमों में सशक्त रूप से स्थापित किया है, यह लेख तो हम मतलब इसको हम क्या कहेंगे, इसी लेख को यहाँ पर हम विश्लेषण करना चाहती थी, उसकी चुनौतियों को बताना चाहती थी, मैं उसके विकास को बताना चाहती थी। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी है कि हम आज के इस तकनीकी युग में हम किस तरह से अपनी हिंदी भाषा की भूमिका को खड़ा कर पाए हैं और किस रूप में हम उसको आगे लेकर जाएँगे। क्योंकि हम देख रहे हैं कि तकनीकी युग ने हमारे जीवन के हर पहलू को ही बदल दिया है। तो उस बदलाव को हमको स्वीकार करना है और उस बदलाव को स्वीकार करके हमें भी आगे बढ़ना है। यहाँ हम सबसे पहले इनकी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार उन्होंने एक भाषा का जो परिभाषा दी है, उस परिभाषा को मैं बताना चाहती हूँ कि भाषा उच्चारण अवयवों से निकलने वाली यादृच्छिकता ध्वनि प्रतीकों की व्याख्या है। यहाँ पर जो यादृच्छिकता बताया है, उसका मतलब है कि जो बेतरतीब या हम उसको कहेंगे अनियमितता,
तो जो हमारी भाषा की अनियमितता है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। पर ध्वनि प्रतीकों की व्याख्या के रूप में किया है तिवारी जी ने इसका जो व्याख्या करी है वो। क्योंकि हम आज यहाँ देखते हैं कि हमारी ये व्यवस्था समाज में क्या हुआ था, जो पहले लोगों के बीच विचारों के आदान-प्रदान के लिए जो हम भाषा इस्तेमाल करते थे, तो वह भाषा कैसी होती थी? एक साधारण भाषा होती थी। समय के साथ तो ये भाषा की जो परिभाषा है, लगभग हर रोज बदल तो रही है। और जैसे कि हमने अभी चर्चा करी कि तकनीकी युग में भाषा का तो स्वरूप ही बदलता जा रहा है। क्योंकि प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जो भाषा सामान्य बोलचाल की है, वो हम भाषा या शब्द को देखें, तो वो बहुत ज़्यादा बड़े ना हो, तो भाषा को हम सहजता से कह सकते हैं। है ना? तो यहाँ हम इस बात को जानना तो हम चाहेंगे कि हम बहुत सारी बातें इसके माध्यम से हम समझे हैं। पर एक और चीज़ यहाँ पर हम कहेंगे कि मीडिया के इस अत्याधुनिक दौर में इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के विकास में जो भारत की एक नई दिशा है, भारत ने एक नई दिशा दी है और भारत को हम एक नई दिशा प्राप्त हुई है। उसके बारे में अगर हम कहें, तो जैसे क्या होता था कि पहले तो आसानी होती थी, साधु संन्यासियों की जो भाषा होती थी, वो एक साधारण लोगों की भाषा थी। पर वही भाषा आज हम क्या करते हैं, मनोरंजन के रूप में भी उपयोग कर लेते हैं। हम इसको एक जो हमको सूचनाएँ मिलती थी, साधु संन्यासियों के माध्यम से जो भाषा होती थी, उससे जो हमको सूचना मिलती थी, वह सूचना तो एक अलग ही प्लेटफ़ॉर्म दी है हमें और वो प्रदान करती थी। पर आज जो हम इसको आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंसी के रूप में हम देख रहे हैं इस भाषा को, तो अत्याधुनिक तकनीक के रूप में हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जहाँ पर हमारा बिखराव भी हुआ है और तकनीकी युग में जो हमारा स्वरूप बदल रहा है, उसके बारे में तो हम क्या कहें कि हमारा स्वरूप तकनीकी भाषा में जो बदल रहा है हिंदी भाषा का, तो वो हम पूरी तरह से उसको स्वीकार तो नहीं करेंगे, पर क्या करें? हमें तकनीकी युग में आगे जाना है, कभी-कभी तो स्वीकार करना ही पड़ता है। ना चाहते हुए भी उसको हमको स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि हमें भी आगे बढ़ना है, हिंदी को आगे लेकर जाना है। हम यहाँ मैंने आपका शायद जो टाइम है, पहले हमारा पीपीटी की वजह से थोड़ा-सा टाइम हमने लिया, उपयोग करा, खराब खराब नहीं कहूँगी क्योंकि उसमें भी ज्ञान की वर्षा हुई थी, हमारे जयशंकर सर के साथ में। तो बहुत कुछ हम इस भाषा प्रौद्योगिकी के माध्यम से सीख रहे हैं और भारत का अधिकांश इलाका जो है, वो किसी न किसी मीडिया से तो जुड़ा हुआ ही है। हम यहाँ देखते हैं कि बहुत सारी बातें केंद्र सरकार का स्वामित्व था जो टेलीविज़न पर, आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी मीडिया आराम से निजी क्षेत्र होता चला जा रहा है। जो जिस पर सरकार का स्वामित्व था, आज निजी क्षेत्र उसको हथिया रहा है। क्यों? क्योंकि तकनीकी के माध्यम से। पौराणिक हम लोग बात कहें कि आज जिस भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारी पौराणिक भाषा नहीं है। उसको हम अत्याधुनिक तरीके से जी रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रोज़ नए-नए उपकरण हमारे समाज में, बाज़ार में आ रहे हैं, जो सीधे-सीधे हमें अपने टीवी या मोबाइल के माध्यम से प्राप्त हो जाते हैं। पर कंप्यूटर की भाषा का इस्तेमाल करते-करते हमने क्या कर लिया, कुछ शब्दों को धूमिल कर दिया। अपने ही शब्दों को हमने धूमिल कर दिया। तो वो रोज़मर्रा की जो बोलचाल की भाषा आज थोड़ी-थोड़ी बदलती जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि बच्चों में भी जो बोलचाल की भाषा का स्वरूप में जो बदलाव आ रहा है, तो बच्चे आज भी भाषा जो बोल रहे हैं, वो या तो टीवी, रेडियो या मोबाइल पर प्रसारित की जा रही है भाषाएँ, उसी भाषा को वो लोग सीख रहे हैं, उसी भाषा को बोल रहे हैं।
क्या करें? अब इसी के साथ ही मैं अपनी अपनी भाषा को यहाँ पर मैं लगाम दूँगी। धन्यवाद मैम, आपने बहुत-बहुत अच्छे से अपने विषय को रखा और ये समझाया कि हिंदी की भूमिका हर क्षेत्र में है और डिजिटल माध्यमों की वजह से इसमें बहुत अधिक बदलाव भी आ रहा है। तो हाँ जी। भले ही तकनीक कितनी भी बदले, लेकिन हिंदी अपने नित नए रूप को प्राप्त करती ही रहेगी। तकनीक बदलेगी, रफ्तार बदलेगी, पर हिंदी का स्वर ना बदलेगा। हर बिल्कुल। क्लिक में, हर स्क्रीन पर अब हिंदी का उपयोग बढ़ेगा। डिजिटल क्रांति से विश्व पटल पर हिंदी को नई पहचान मिलेगी और हम सबके निरंतर प्रयास से हिंदी नए रूप में खिलेगी। तो यहाँ बहुत उपस्थित सभी साथी हिंदी को नए रूप में खिलाने के लिए तत्पर हैं और इसी वजह से ये सभी अपना समय लेकर के यहाँ इस कार्यशाला में आते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने विभिन्न पहलुओं को छूते हुए अनेक संभावनाओं को, चुनौतियों को छूते हुए ये भी बताया कि आगे की दिशा क्या होनी चाहिए। तो इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हुए मैं अपने साथियों से अनुरोध करूँगी यदि उनके मन में कोई भी प्रश्न उठ रहे हैं, तो वे हमारी मुख्य वक्ता के समक्ष रख सकते हैं। यदि किसी का भी कोई प्रश्न है, वह हैंड रेज़ कर सकता है और एक-एक करके आप अपने प्रश्न रख सकते हैं यहाँ पर। कोई भी साथी यदि कुछ पूछना चाहे? नमस्कार। संध्रा मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? विशेष विशेष त्रिपाठी जी का हाथ ऊपर है। हाँ जी, विशेष जी, आप अपनी बात रखें। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। सबसे पहले आज के हमारे जो इस संचालन कर रहे हैं उनका धन्यवाद और वाचिका जी का धन्यवाद। बहुत अच्छे विषय पर जानकारी दिया। हिंदी आगे बढ़ रही है, तकनीकी को साथ लेके चल रही है, एआई भी साथ में जुड़ा हुआ है। मेरा प्रश्न यह है मैम, मैं लेखा परीक्षा विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, अनुवादक हूँ लेखा परीक्षा विभाग का। तो हमको लेखा परीक्षा की रिपोर्ट यानी कि प्रतिवेदन का अनुवाद करना पड़ता है और उस अनुवाद में जो आने वाली कठिनाई है उसमें तकनीकी शब्दों के लिए आज भी शब्दावली का अभाव है। तो कई बार क्या होता है कि हूबहू उन शब्दों को या तो लिप्यांतरित कर देते हैं हम लोग। तो हमसे पूछा जाता है कि क्या इसके लिए कोई शब्द है नहीं क्या? तो अगर आज हम 7.5 लाख शब्दों तक हिंदी शब्द सिंधु में पहुंचे हैं, तो मैंने वहां भी प्रयास किया, हालांकि मुझे ऐसे कोई उत्तर वहां मिले नहीं हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इन विषयों पर, ये तो मैंने केवल एक उदाहरण दिया, लेखा परीक्षा, इस तरह आयकर हो सकता है, इस तरह सीबीआई सीआईडी के कुछ शब्द हो सकते हैं, विधि के कुछ शब्द हो सकते हैं। तो इनकी शब्दावलियों का निर्माण क्या इस पर कुछ काम हो रहा है? और उन शब्दों जो अंग्रेजी शब्द थे, उनके जो अंग्रेजी सल्तनत से चले आ रहे हैं, तो उनको हमारी आम बोलचाल की भाषा में क्या उनका रूपांतरण, क्या उनका अनुवाद हो रहा है क्या? ये प्रश्न है मेरा। जी, तृप्ति मैम, हाँ, आप इस सर। पर कुछ प्रकाश डालना चाहेंगी? हाँ सर, वो जो आपने अपनी जो समस्या, हम सभी इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, क्योंकि जो ये तकनीकी शब्दावली हमने यहाँ पर देखी है, बहुत सारी शब्द सर सच में उनका ट्रांसलेशन नहीं है। तो इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार और जो हमारी निजी संस्थाएँ हैं, हम लोग जो हिंदी प्रेमी हैं, सभी मिलकर अगर इस पर हम काम करें, तो शायद हमको आगे सफलता मिल सकती है। तो ही हम हिंदी को, जो आप ट्रांसलेशन के लिए बोल रहे हैं, हम देखते हैं, आजकल कुछ ट्रांसलेट करना होता है तो लोग गूगल पे जाकर ट्रांसलेट कर लेते हैं। पर वो हमें सटीक आंसर नहीं देता। हमको तो वो तृप्त नहीं करता। पर हम कुछ जो शब्द हैं, उस शब्द का हमको हमारे लिए भी मीनिंग नहीं मिल पाता ना। इस और आगे तो जो इसका काम चल रहा है, जो काम करने वाले हैं, वही और आगे बता सकते हैं कि
क्या इसमें सच में काम कर रहे हैं हम? हमारे जो धन्यवाद मैम, हाँ जी। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रश्न उत्तर सत्र के अंत में एक बार जयशंकर बाबूजी और उमेश जी अवश्य इस विषय को लेंगे, क्योंकि वे इसी क्षेत्र में ही निरंतर कार्य कर रहे हैं हाँ, और इससे जुड़े हुए हैं। तो आपके प्रश्न का कुछ उत्तर शायद उनके द्वारा भी दिया जाएगा। अब मैं आमंत्रित करती हूँ सरिता चौहान जी को, उनका भी हाथ काफी देर से ऊपर है। सरिता जी, आप अपनी बात रख सकती हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। नमस्कार। मैडम, आपकी जो टॉपिक था, विषय था, समीचीन है, निस्संदेह समीचीन है। मुझे सिर्फ एक दुविधा है कि मीडिया हिंदी को, चाहे वो साहित्यिक हिंदी हो या बोलचाल की हिंदी हो, उसको कैसे प्रभावित कर रहा है? क्या साहित्यिक भाषा उससे सुधर रही है, या जो बोलचाल की भाषा है वो बिगड़ रही है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों सुधर रही है? जैसा भी आपको कैसा कैसा लगता है, क्योंकि ये आक्षेप रहता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है भाषा को खराब कर रहा है। और आपने भी थोड़ा सा जिक्र किया कि वो जो भाषा है वो थोड़ा सा बेतरतीब हो गई है। तो हम उसकी भूमिका को कैसे लें? हम सकारात्मक रूप में लें और नकारात्मक में लें, और साहित्यिक और आम बोलचाल की भाषा दोनों के संदर्भ में जानना चाहती हूँ। नमस्कार मैडम। आपका जो प्रश्न है सर मैम, वो हम उसका सभी लोग सामना कर रहे हैं। उस तरह की चुनौती का, वो चुनौती है हमारे सामने। क्योंकि जो हमने अभी पहले बताया था कि जो पहली पौराणिक पौराणिक जो भाषा थी हमारी, हमारे साधु संत जो बोलते थे, तो उनके द्वारा जो प्रयोग की जाने वाली भाषा थी, तो वो भाषा हम साधारण लोग भी बोलते थे। हम साधारण लोग समझते थे और उसी का ही अनुसरण करते हुए हम आगे बढ़ते थे। अब आ गया है हमारे सामने तकनीकी युग। तो अब इस तकनीकी युग में जो आज आप देखेंगे अपने घरों में जो छोटे बच्चे होते हैं, छोटे ही नहीं, हम अपनी किशोरावस्था वाले बच्चों को भी देखें, तो उनकी भाषा भी विकृत हो रही है। क्यों हो रही है? उसका सबसे बड़ा कारण ये है मोबाइल, टीवी, यूट्यूब, उन सब के माध्यम। देखिए, सिक्के के जैसे दोनों पहलू होते हैं। तो हम सिक्के के एक पहलू को देखकर हम डिसीजन तो नहीं ले पाते ना, दोनों ही पहलू साथ में ही चलते हैं। तो हम कहेंगे कि हमने नए युग में पैर तो रखा, पर कुछ चीजें, कुछ हमारी जो है, जैसे अगर अपन आज संस्कृति के रूप में देखते हैं कि संस्कृति हमारी हमसे छूटती चली जा रही है। क्यों छोड़ रहे हैं हम लोग? हमारा ये कहना है कि जैसे हम अपनी भाषा, उसको हम लगातार उसी तरह की भाषाओं का उपयोग करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। पर यहाँ जो नई तकनीक के साथ हमें मिलना ही है ना, अगर हम नहीं मिलेंगे तो हम पिछड़े कहलाएंगे, हम पिछड़ जाएंगे। इस दौड़ में हम लोग पिछड़ जाएंगे। तो इसको हम बहुत अच्छा भी नहीं कहेंगे, बहुत बुरा भी नहीं कहेंगे। हाँ, बैलेंस बनाकर तो हमें चलना है। वो बैलेंस अब आज की जो न्यू जनरेशन है, हमारी आज की जो पीढ़ी आ रही है, उस पीढ़ी को हमको ये बात बतानी है, हमारी तरफ से उन्हें समझाना है। अब हम उस समझाने में कितना कामयाब होंगे, वो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये जेन ज़ी का ज़माना है। जी, आपने अपनी तरफ से काफ़ी समाधान करने का प्रयास किया, जो उनके मन में शंका उठी थी कि आज का मीडिया और हमारी भाषा को वाक़ई प्रभावित कर रहा है। इसे हम सकारात्मक रूप में समझें, चाहे नकारात्मक रूप में समझें, ये हमारे ऊपर है और वाक़ई प्रभाव तो पड़ ही रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जेन ज़ी की भाषा हमारी जो सामान्य बोलचाल की भाषा थी, उससे काफ़ी बदली हुई है। और किसी साथी का कोई प्रश्न है क्या? किसी अन्य साथी का प्रश्न? किसी का नहीं। तो मैं
आमंत्रित करती हूँ एक बार उमेश जी को। उमेश कुमार अलग जी, यदि आप कुछ विशेष टिप्पणी या अपने कोई विचार नहीं रखना चाहें, अन्यथा फिर जी, अध्यक्षीय धन्यवाद भाषण के लिए धन्यवाद जी, बाबूजी को इनवाइट धन्यवाद करेंगे। महोदय। हाँ आप जी। आप सीधे तौर पर डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर से आग्रह करें अध्यक्षीय भाषण के लिए। उसके बाद फिर हम अपने जो भी संक्षिप्त महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसको मैं बताऊंगा। जी जी जी। तो मैं आमंत्रित करती हूँ श्री सी जयशंकर बाबूजी को कि वे अपने अध्यक्षीय भाषण के द्वारा हमें कृतार्थ करें। धन्यवाद अनुपमा जी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। अब ऐसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अभी यात्रा में हूँ और ज़रूर कोई व्यवधान हो सकता है मतलब नेटवर्क का, और तो इसको आप लोग समझें और मुझे सुने। कोई आवाज़ में भी व्यवधान हो तो उसके लिए मैं पहले ही क्षमा चाहूँगा। हाँ, तो आज तृप्ति शर्मा जी ने जो व्याख्यान दिया है, और इस पर सबसे पहले मैं उनका हार्दिक अभिनंदन तहे दिल से करना या नतमस्तक होकर अपनी श्रद्धा प्रकट करना, इन दो शब्दों का तो अक्सर आप सुनते हैं। वास्तव में असली बात मैं बता देता हूं, क्योंकि शुरुआत में जो व्यवधान पैदा हुआ वो अपने शब्दों में तो तृप्ति जी ने कहा, लेकिन जब वे बोल रही थी आपने उनको उस रूप में देखा, कितनी सहजता और कितनी मतलब समन्वय के साथ अपनी बात को रखी है। तो बिल्कुल उनको 24 घंटे का समय नहीं दिया गया था, ना उनके विषय चयन में हमने समय दिया, ना कि उनकी तैयारी के लिए हमने समय दिया। ये पता चलना चाहिए था जो भी हमारे यहाँ जुड़े हुए श्रोता है, तो उनका इतना चिंतन, मतलब जैसे ही विषय उन्होंने चयन किया और उस पर काफी चिंतन किया, इतने आयामों पर चिंतन किया है, तो मैं कहूँगा कि 10-20 साल बैठकर काम करके कोई पुस्तक लिखते हैं वैसे काम किया है तृप्ति जी ने। तो चूंकि शैक्षिक जगत में आज मतलब इंस्टेंटेनियस जो नॉलेज हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे चैट जीपीटी जैसे उनसे, तो वो अलग बात है। वास्तव में उन्होंने उनका अपना चिंतन तो है निश्चित रूप से, तभी तो उन्होंने और तत्परता, निष्ठा, उत्साह आपने देखा, इतने आनंद पूर्वक उन्होंने प्रस्तुति दी है। तो इसके लिए मेरे पास जो मैंने कहा ना श्रद्धा पूर्वक नतमस्तक जैसा शब्द, इसका भी कोई मूल्य नहीं है वास्तव में। तो ये इसलिए भी कह रहा हूँ कि जब बीच में मतलब शुरुआत में जो भी व्यवधान पैदा हुआ, जो भी तकनीकी दृष्टि से होता है ऐसा, तो उसके लिए तो बीच में जो भी बातें उठी तो उन सबका समाधान के रूप में तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करने के लिए मैं मानता हूं कि अपने पास शब्द नहीं है। और चूंकि मैं आमतौर पे श्रोताओं की ओर से जो भी उनकी जिज्ञासाएं होती है, तो उन पर ही पहले जाकर फिर जाकर मैं तो फिर वक्ता की बात पर भी कहता रहता हूं। तो आज दोनों विशेषकर आदरणीय विशेष जी और आदरणीय प्रोफेसर सरिता जी ने जो सवाल किए हैं, जो जिज्ञासाएं प्रकट की है, उसका सही सही समाधान तृप्ति जी ने किया है, मैं ऐसा मानता हूं, क्योंकि उनका विश्लेषण फिर भी आप करें। और सबसे पहले मैं 1 मिनट अपना ले ही लेता हूं, यहाँ अभिनंदन का ये समय है। तो भाई उमेश कुमार प्रजापति ने, तो ये जब से मैंने शुरू किया है इस ज्ञान यज्ञ का, तो इसके पीछे उन्होंने जो श्रम किया है उसको कोई समझ ही नहीं पाते। अब तक जो व्याख्यान हुए हैं तो उनकी संख्या लगभग 57 क्रॉस कर चुकी है, लगभग 60 कह सकता हूं मैं। तो यदि आंकड़े आप ले लें, 60 व्याख्यान हो चुके हैं, और हर विद्वान ने तो उसमें दोहराव मतलब जो भी हैं मतलब एक ही विद्वान को 2 बार जो बुलाना हुआ, तो अलग अलग विषयों पे वो प्रस्तुतियां हैं। उदाहरण के लिए मैंने तो 8वां जो व्याख्यान था वो मेरा था, वो मल्टीलिंगुअल कंप्यूटर पर था, मतलब बहुभाषाई कंप्यूटिंग पे था।
फिर 44वीं जो कार्यशाला थी उस पर मैंने व्याख्यान दिया था उस समय। तो अभी अभी रॉबी जी के सवाल पर, उनकी जिज्ञासा पर मैंने जवाब दिया था। तो उस विषय पर बहुत बिल्कुल कम काम हो रहा है। तो ऐसे विषय को लेकर, और उस समय कई सारे ऐसी सुविधाओं के बारे में बताया दिया गया था, वो है डिजिटल मानविकी। तो ऐसे जैसे अभी मैं जिस शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ वहीं से हम ले लेंगे विशेष जी के जिज्ञासा को। जैसे मैंने कहा अभी डिजिटल मानविकी मैंने कहा, तो डिजिटल क्यों करना पड़ा? मैं आंकिक मानविकी भी कह सकता हूँ। जैसे मानविकी कहते हैं फिर लोग सोचने लगेंगे मानव शास्त्र, ऐसे ऐसे कितने सारे शब्द हैं। जैसे ह्यूमैनिटीज के लिए जो भी शब्द है उस दृष्टि से, जैसे मानव शास्त्र हो, मानविकी हो, तो मानव अध्ययन हो, तो ऐसे शब्द हम लोग प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ दूसरा ये जो शब्द है जैसे डिजिटल और आंकिक, जो इसमें जैसे एक शब्द तो वैसे अंग्रेजी का यथावत आपने अपना लिया, जब लेखन में करेंगे तो उसको हम लिप्यंतरण कहेंगे। और दूसरा तो सीधा हमने कोशिश ये की है कि हिंदी का एक अपना शब्द बने, तो वो कोशिश है। तो विशेष जी आप तो जानते हैं, तो ये जब से हम मतलब 1950 26 जनवरी से हम राजभाषा के रूप में हिंदी को अपना रहे हैं। और हिंदी भाषा का जो मतलब वर्तमान रूप में, जैसे खड़ी बोली के रूप में इसका जो प्रचार प्रसार जो भी है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा 200 साल का ही है, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो आपको पुराने में आप जाएंगे तो फिर पुरानी हिंदी आएगी, फिर अपभ्रंश भाषा, और फिर पाली प्राकृत, फिर तब जाकर वैदिक लौकिक संस्कृत की बातें आ जाएंगी। और आपके मतलब भारतीय संविधान के 351 वाले अनुच्छेद में जो कुछ सरकार को निर्देश है, तो उस निर्देश के पालन की दृष्टि से सरकार ने अपने कार्य कर दिया है। मतलब 3-4 ऐसी संस्थाओं का गठन कर दिया तो जिनसे अपेक्षा की जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए सबसे बड़ा एक तो आयोग है, वो है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। उसका मुख्यतः गठन इसी दृष्टि से किया गया कि वो शब्दावली का विकास करे। अच्छा, दूसरा जो है जैसे हिंदी से संबंधित 2 संस्थाएं, बड़ी संस्थाएं, एक है केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा, उसका उद्देश्य कुछ और भी है, तो मतलब शिक्षण का विकास, तो उसका भी वो एक मतलब दायित्व है। और फिर उसके साथ एक केंद्रीय हिंदी निदेशालय, ये भी हिंदी से संबंधित 2 संस्थाएं। फिर भारतीय भाषाओं को लेकर जो संस्थाएं हैं, तो वो है भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर में है। तो इतने मतलब इन 4 संस्थाओं का गठन जो है 1950 से लागू हमारे संविधान में, तो मतलब 1949 में जिस संविधान को हम अंतिम रूप दिया था, जिसमें 351 वाला अनुच्छेद जो भाग 17 में, अध्याय 17 में है, तो उसको मतलब उसका अनुसरण करते हुए उस दायित्व की पूर्ति में सरकार ने वो काम किया है निश्चित रूप से। अब आप देखिए उस संस्था मतलब उस आयोग का कार्य का है। अब वो आयोग वाले जो भी वहाँ बन रहे हैं, तो आज दुर्भाग्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा तो निष्ठावान अधिकारियों को वहाँ पे नियुक्त करने में भी कमी ऐसी आ रही है। कारण क्या है? तो उसके लिए कई सारे कुछ नियम और योग्यताएं ये सारे निर्धारित होते हैं, और वहाँ पे तुरंत ऐसे लेने के लिए भी कहीं जो भी मतलब अभिकरण है जिनको भर्ती करनी है, तो उनकी अपनी कमियां या अपनी सीमाओं के तहत ये लोग ऐसे वैसे कहीं किन्हीं को बुला के या किसी को डेपुटेशन पे लगा देते हैं। अब वो लोग जब आते हैं तो पहले से उनकी अपनी चिंता, जैसे आप विशेष जी जब आप ऑडिट के क्षेत्र में, विशेषकर लेखा परीक्षा के क्षेत्र में एक अनुवादक के रूप में निष्ठापूर्वक अब जो काम कर रहे हैं, उसी तरह मान लीजिए वो जो काम कर रहे होते 3-4 दशक से, ऐसे व्यक्ति वहां अध्यक्ष बन के आते हैं और उनकी अपनी चिंता होती पहले से, तो तब तो उनको जरूरी नहीं कि संस्था का गठन क्यों हुआ था और उसका उद्देश्य क्या है, उस दिशा में हम क्या काम कर सकते हैं। मान लीजिए, देखिए उदाहरण के लिए मेरा एक बात बता देता हूँ, मैं थोड़ा एक उदाहरण विषय से हटकर ही दे दूं मैं, ताकि आसानी से समझ सके। चूंकि शिक्षक हूं, मैं किसी बात को समझाने के लिए, स्पष्ट करने के लिए ऐसे उदाहरण जरूर लेता हूं। 1994 में मेरी एक पत्रिका थी युगमानस के नाम से। उस दौर में क्या है, तो जो भी आप इनलैंड लेटर्स कहते हैं, अंतर्देशीय पत्र या पोस्ट कार्ड जिसको कह रहे हैं, और लिफाफा जो भी है, लिखते थे लोग, आराम से लिखते थे, और उसका मैं जवाब भी मेरे पास आने के बाद मैं आराम से जवाब दे देता था। 1-2 दिन में जवाब देता था, उनके पास पहुंचने में 4-5 दिन लग जाते थे।
तो मतलब एक व्यक्ति के दिमाग में जो जिज्ञासा जागृत होती थी, उसकी संतुष्टि में 8-10 दिन या कभी 1 महीना भी लग जाए तो आराम से रहते थे लोग। अब क्या है, जैसे मैं दूसरा भी उदाहरण अभी दे देता हूँ। अभी जैसे हम लोग जब इस कार्यशाला का आज के सत्र का हमने आरंभ किया, तो कुछ व्यवधान जो भी पैदा हो गए थे, तो उस समय को लेकर भी मैं बता दूं, तो उस समय एक तो तृप्ति जी ने जो ओपन किया था वो मतलब पीपीटी फाइल नहीं थी, और फिर उनको दिक्कत हो रही थी, वो आगे नहीं बढ़ रहा था। मैंने कहा पीपीटी फाइल नहीं है, उसको पहचानना, मैंने बता दिया। फिर उन्होंने उनको मैंने कहा जो उमेश जी को भेज दें। उमेश जी कह रहे थे कि आप मुझे इसमें भेज दीजिए व्हाट्सएप में। अब देखिए, जैसे मान लीजिए वो उस पर काम कर रहे हो, मान लीजिए 1 मिनट के लिए वो उस पर नहीं जुड़ी है, किस पे कि मतलब वेब व्हाट्सएप पे नहीं जुड़ी है, तो तुरंत उनको भेजना मुश्किल है। तो फिर उनको डाउनलोड कर लेना है, इसमें भेजना है। मैंने कहा जिस माध्यम से भी वे भेजे आप ले लें। तो कारण, अब देखिए वहां उस उदाहरण में मतलब क्यों उपयोग कर रहा हूँ यहाँ पे, वो क्षण जो था हमारे पास, इतने आतुर थे हम लोग कि एक क्षण में हमें समाधान चाहिए। और मतलब हमारे पास देखिए, जैसे मैंने कोई जिज्ञासा या कोई समस्या उत्पन्न हुई, उसमें हमारे पास इतना कुछ समय होता था कि हम 10 दिन 20 दिन भी रुकते थे, आराम से समझते थे, उसका समाधान अब क्षण भर में चाहते हैं। तो इसमें क्या हो गया, तो उसमें समस्या है। तो अब देखिए, जो आयोग का गठन हुआ था वो 1960 के दशक में हुआ था। उस दशक में यस प्रिया तिवारी जी, आप जो मुझसे कहना चाहते जरूर कह सकती हैं। ये सुनने के बाद कह दीजिए, उस पर चर्चा जरूर करेंगे। आप जरूर ऐसे मतलब आपसे ऐसी प्रतिक्रियाओं का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि 1960 के दशक में इस आयोग का जो गठन हुआ था, तो उसका उद्देश्य उस समय, मतलब उस उद्देश्य की पूर्ति की दिशा में जो जिन विशेषज्ञों को बुलाते थे, वो दिल्ली बुलाते थे या कहीं और बैठ के, तो वो काम करते थे और उस समय शब्दावली बने थे। और अब देखिए, आपके पास कहेंगे 250 से ज्यादा विशेष क्षेत्रों से संबंधित शब्दावलियां उनके पास है, तो ये सारे उनकी वेबसाइट में भी पड़ी हुई है। अब आप पूछिए पिछले 10 सालों में या पिछले 5 सालों में कितने अधिक शब्द बन गए हैं, तो उसका समाधान दे पाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो किसी मतलब 1960 में, 1970 में, 1980 में जो शब्दावली बनी है, तो उसकी पुनरावृत्ति फिर से छाप के नई नई किताब नए ढंग से उसको बाइंडिंग करके या कहीं वेब पे डाल के वो दिखाए जाते हैं। बहुत कम शब्द ऐसे नए शब्दों की ओर ध्यान जा रहा है। इसमें मैं ये सीधा इसलिए कह पा रहा हूँ, तो मतलब उसमें आप देखेंगे, तो जैसे अभी मैंने उमेश जी का कहा, उमेश जी को हमने 1 पैसा नहीं दिया, और उमेश जी ने आपके लिए इतना बड़ा काम किया कि उन्होंने 100 से मतलब 150 से ज्यादा, आज 150 की संख्या पार कर रही है वीडियोस की संख्या। तो इतने सारे वीडियोस का उन्होंने लगातार घंटों तक दिन रात बैठ के एडिटिंग किया है। अब उनको एक क्षण भर के लिए आप तंग करेंगे तो वो क्या समाधान दे सकते हैं कि जो दिन रात एक करके जब आपके लिए इतने सारे वीडियोस बना के एक चैनल में डाले हैं, उस योगदान को आप समझे। अब विशेष जी के प्रश्न पर सीधा मैं आ जाता हूँ। विशेष जी, ऐसे जो भी मतलब आयोग मतलब सरकार द्वारा गठित आयोग, तो वो शब्दावली यदि नहीं बना रहे हैं तो बनाने की गति उनकी सीमित है। तो मतलब उन्होंने जो प्रक्रिया अपनाई थी उसी प्रक्रिया को अपनाते तो बहुत समय लगता। हम जैसे विद्वानों को दिल्ली बिलाएं और सब बैठे, अब 4 शब्द बनाए, उसमें कितना समय जा रहा है। आज जैसे अभी मैं उमेश जी का बीच में उदाहरण इसीलिए लिया, तो अब देखिए देखते देखते तो एक 50 सप्ताह के व्यवधान में इतना सारा काम हुआ कि हर बार हर बुधवार को लगभग 3-4 घंटे तक तो व्याख्यान और मतलब हमारे बीच में संवाद होते हैं। और देखिए अनुपमा जी लगातार मतलब 5:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, तो आप देखिए एक शिक्षिका के रूप में जब वे स्कूल में जाकर पढ़ाकर आती है, लौटने के बाद इतना समय वो दे पा रही है, तो इसका मूल्य आप लगा दीजिए। तो उतना मूल्य यदि लगाकर मतलब इस ढंग से काम करते, निश्चित रूप से शब्दावली का विकास होता। मतलब शब्दावली के विकास का वो रूप मैं बताना चाह रहा था यहाँ पे। उस समय जो 1960-70 में जिस ढंग से इनका मोडस ऑपरेंडी था, मतलब जिनका कार्य पद्धति थी जिनकी, तो मतलब दिल्लियों में बुलाकर विद्वानों को बिठाकर कार्य करना, आज वो जरूरत नहीं है। तो आप ऑनलाइन में लोगों को बुलाकर कर सकते हैं, तो आराम से उससे बड़ा काम हो सकता है। इस दृष्टि से आप सरकार जिसको कह रहे हैं, विशेष जी मैं
यहाँ पे मैं खुद को भी आपत्ति उठाता रहता हूँ। सरकार किसी और को नहीं कहना चाहिए, वो संज्ञा जो है उसका सार्थक अर्थ हम मतलब साहित्यिक लोग उठाएं तो मतलब निकालें तो स्पष्ट होगा। तो सरकार हम स्वयं हैं, जन ही सरकार है, तो जनता की जिम्मेदारी है। संविधान में जो कुछ 351 वाले अनुच्छेद में जो अपेक्षा जाहिर की गई है, उस अपेक्षा की पूर्ति की जिम्मेदारी हम सबके पास है। भले ही एक छोटी सी एजेंसी जिसका काम वो नहीं कर पा रहे, हम लोग जरूर कर सकते हैं। आप देखिए, 2 उदाहरण देता हूं मैं पश्चिम के, एक है ऑक्सफोर्ड और एक है कैम्ब्रिज। ये दोनों के कोषों को देखिए और उसका उदाहरण आप देख सकते हैं 2020 वाली शिक्षा नीति में भी बात कही गई है कि अपने पास कोई ऐसे अभिकरण नहीं रह गए। तो वो कमी हमारी अपनी है, मतलब जो भी संस्थाएं बन रही है उन संस्थाओं में निष्ठावान लोगों की कमी है। तो उस कमी की, जैसे तृप्ति जी का अंतिम जो विचार था कि मतलब हम आपसी सहयोग से, मतलब सामूहिक सहयोग से और हम समाधान निकाल सकते हैं, तो वैसे समाधान निकालना संभव है। तो विशेषकर विशेष जी, आप जो लेखा परीक्षा और ऐसे तमाम विषय क्षेत्र, ज्ञान के क्षेत्रों में शब्दावली बनना है, तो इसके लिए हम केवल अंग्रेजी पर निर्भर होकर अंग्रेजी शब्दों के लिप्यांतरण और उन्हीं का यथावत रूप में प्रयोग करने की जगह हम अपनी जो मतलब मैं कहना चाहूंगा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला है, वो भाषा की दृष्टि से हो और ज्ञान की दृष्टि से हो, बहुत बड़ी प्रयोगशाला है। दुनिया की 1/3 भाषा हमारे ही पास है। तो हमारी अलग अलग भाषाओं में जो शब्दावली है किसी बात की अभिव्यक्ति के लिए, मैं देखता हूं कि मेरे घर पे आज मान लीजिए सुबह जिस शब्द का प्रयोग किया, दोपहर उस शब्द का प्रयोग नहीं करता, शाम में उस शब्द का मैं प्रयोग नहीं करता। ये सारे शब्द हम खुद भी कॉइन कर लेते रहते हैं। तो वैसा काम, देश इतना बड़ा देश है, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, राष्ट्र है, तो इसमें इतनी बड़ी संख्या में हम लोग हैं, तो हमें उस मतलब उसका लाभ नहीं उठा रहे, तो उठाएं तो निश्चित रूप से विशेष जी की जिज्ञासा और उनकी जो समस्या उन्होंने बताया उसका समाधान मिलेगा। और दूसरा, मैं जरूर सरिता जी के उनके सवाल पर या उनकी जिज्ञासा पर भी जानना चाहता हूँ। उन्होंने 2 बिंदुओं पर मतलब परिवर्तन को लेकर उनकी चिंता है, तभी तो उन्होंने इस पर सवाल किया था कि उन्होंने एक सवाल ये किया था कि जो मतलब साहित्यिक भाषा में वो क्या सुधर रही है, बदल रही है, बिगड़ रही है, तो उसको लेकर उनकी जिज्ञासा रही। दूसरी, बोलचाल की भाषा भी, तो मतलब मीडिया की भाषा और आज जो भी इन नव माध्यमों में जो भाषा का रूप बदलते हुए देख रहे हैं, तो मैं इस पर जरूर सरिता जी आपको बहुत अच्छा सा जवाब दे दिया, क्योंकि उनको समय हमने कम दिया था तृप्ति जी को। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उस पर चिंतन करेंगे तो निश्चित रूप से उन्होंने सही जवाब दिया। तो अब देखिए, उन्होंने सही कहा कि ये युग जो है बदल रहा है। युग बदलने के साथ साथ हमारी अभिव्यक्ति, हमारी बातें सब बदलेंगी, तो भाषा नवोन्मेषी होती जा रही है। तृप्ति जी ने एक शब्द में सीधा कहा, जेन जी का जमाना है, तो वो काफी है। तो हम मतलब वो एक ऐसा पॉइंट है, उसको लेकर आप चिंतन करें, सोचें, तो बिल्कुल समाधान उसी में है। जेन जी का जमाना है। अब देखिए, बच्चे बात करते रहते हैं, तो पहले जैसे भी आपस में सहेलियों से वो बात करते थे, मित्रों से बात करते थे, उस समय क्या बात करते थे? अब एक शब्द है अंग्रेजी में, देखिए, ब्रो कहते हैं, ब्रो। ये ब्रो क्या है? आई ब्रो है या ब्रो है, ब्रदर है? तो ब्रदर है तो क्या केवल वो ब्रदर के लिए कर रहे हैं या हर किसी के साथ कर रहे हैं? तो ये जरूर देखना है कि हमें तो शब्द का प्रयोग कैसे हो रहा है। मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे, जो क्योंकि विशेष जी का और सरिता जी के सवाल तो संयोग से मुझे सामने मेरे स्क्रीन पे दोनों साइड बाय साइड दिख रहे हैं, दोनों ब्लू ड्रेस में हैं, दोनों का जुड़े हुए सवाल है, तो उनका जुड़े हुए जवाब एक मैं इस ढंग से भी देना चाह रहा हूँ। तो कारण देखिए, मेरे पास एक विद्वान आए थे, तो मैं संस्था का या विद्वान का हैसियत भी नहीं समझाना चाहता यहाँ पे, लेकिन जरूर बहुत बड़े विद्वान थे और बड़े पद पे थे और एक बड़ी बैठक में आए थे। तो आए थे तो सुबह सुबह आए थे, यहाँ भी उदाहरण देकर ही मैं बात स्पष्ट कर दूंगा। आए थे तो बहुत सुबह सुबह आए थे और गए अपने गेस्ट हाउस में, और गेस्ट हाउस से फिर सुबह सुबह आए थे, बैठक में समय पर आ गए थे, क्योंकि वो उस जमाने के थे, ये मतलब जैन जी के जमाने का नहीं था, वो पुराने जमाने के थे। जरूर सुबह सुबह 9 बजे आ गए थे, 9:30 की बैठक थी। तो 9:30 से लेकर 1:30 बजे तक बैठक हुई।
लगातार बैठक में, मतलब एक एसी हॉल में बैठ के चर्चाएं हुई। उसके बाद सीधा उनको मतलब भोजन पे नहीं ले जाया गया, तो सीधा फिर वहां से 3 किलोमीटर दूर पर हमारे विभाग में ले जाया गया, जहाँ पे लोगों की जिज्ञासा थी। फिर एक बैठक मतलब वहां पे विद्यार्थियों के साथ परामर्श, मतलब विचार विमर्श की बैठक थी वो। तो मतलब विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं की संतुष्टि के लिए उनको कुछ व्याख्यान देना था। फिर व्याख्यान शुरू करने से पहले मुझे लगा तो मानव सहज है, तो लगातार वो पानी भी पी रहे थे और एसी कमरे में बैठे थे। वो मानव है जरूर, उनको है ना जो हम जो भी आप जरूरतें होती है। तो मैंने कहा, तो सर क्या आप 1 मिनट के लिए रेस्टरूम जाना चाहेंगे? मैंने कहा, मैंने वहां ना शौचालय शब्द का प्रयोग किया, ना टॉयलेट का प्रयोग किया, ना वॉशरूम का प्रयोग किया, मैंने रेस्टरूम का प्रयोग किया। जरूर उनकी जरूरत वो रही होगी, लेकिन जो रेस्टरूम नया शब्द है उससे भी परिचित नहीं थे। उन्होंने कहा, नहीं रात भर में नींद हो गई थी मेरी, सुबह भी थोड़ा सा मैं 6 बजे से 9 बजे तक रेस्ट ले लिया था, अब रेस्टरूम की मुझे जरूरत नहीं है। अब आप समझ गए, वो एक बड़े अनुवाद संस्था से आए थे, मतलब वो व्यंग्य भी नहीं था, बिल्कुल वो नहीं समझ पाए आज किस अर्थ में रेस्टरूम का प्रयोग हो रहा है। मैंने किस अर्थ में रेस्टरूम का उनके संदर्भ में बताया था, क्योंकि उनको वो कालकृति, मतलब जो भी उनकी जरूरत है उसकी पूर्ति करके वो आए हैं तो कंफर्टेबल रहेंगे, फिर बोलेंगे, ये मैं समझ रहा था। क्योंकि जो भी हम लोग ट्रैवल करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा, मैं लगभग 5 बजे यहाँ पे बैठा, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आपको दिख रहा है मैं एक साधन पे बैठ के ट्रैवल कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से जब मैं उतर जाता हूँ तुरंत मुझे एक 4 घंटे की बैठक में बैठना पड़ेगा, तो क्या स्थिति होगी, उसको देखकर मैंने कहा। ये कहने का संदर्भ ये है कि ये जो भाषा परिवर्तनशील है, तो मतलब जो हम लोग किसी दौर में टॉयलेट कहते थे, किसी दौर में वॉशरूम कहने लगे, वो दोनों छोड़ के आज रेस्टरूम कहने लगे। और देखिए हमारे यहाँ एक बिल्डिंग, जो पहले ड्राइवर्स रेस्ट रूम लिखा था, तो उस समय शिलाफलक है वहां पे, आजकल उसको बैंक में बदल दिया, तो वो शिलाफलक हटाया नहीं गया था। तो आज के अर्थ में थे ड्राइवर रेस्ट रूम देखें, तो उस समय ड्राइवर रेस्ट रूम ये था कि ड्राइवर लोग थके हुए जाकर वहां पे थोड़ी देर आराम करने के लिए था। अब क्या बोलेंगे आप, रेस्ट रूम है बोलते हैं, क्या सोचेंगे, अरे वो टॉयलेट को बैंक में बदल दिया। तो ये सारे जो है मतलब भाषा नवोन्मेषी है, परिवर्तनशील है, तो उस आयाम को हम सब जानते हैं। तो दौर के अनुसार भाषा जो बदल रही है उसके अनुसार विशेषकर, तो फिर से मैं दोहरा दूं तो तृप्ति जी ने जो जवाब दिया अंत में, जन जी का जमाना, तो उसमें उसका बहुत स्पष्ट जवाब है। तो मैं इस बात को यहीं पे मतलब रोकते हुए फिर मैं जानना चाहता हूं कि तृप्ति जी के इस परिश्रम की ओर, क्योंकि उमेश जी लगातार लगे हुए हैं, आज की कार्यशाला को एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला के रूप में वो करना चाहते थे, और विद्वान वक्ता भी तैयार थे, और विद्वान वक्ता का विषय भी मिल चुका था, और उनका फोटोग्राफ, सारी की सारी चीजें मिल चुकी थी। हाँ, विषय थोड़ा सा भाषा प्रौद्योगिकी के लिए तो जो अनुदान या निधियां जो फंड है उसको लेकर वे करना चाहते थे। मैंने कहा हम अर्थशास्त्री नहीं है, अर्थशास्त्री चिंतन पर अभी नहीं जाना चाहते हैं, और हमारे जो भी श्रोता जुड़ेंगे वो भाषा चिंतन, भाषा प्रौद्योगिकी और डिजिटल परिवेश के कौशलों को लेकर, उसके चिंतन को लेकर ही बात करना चाहेंगे। तो इस पर हम उन निधियों की बात अभी नहीं करना चाहेंगे, उनको चाहे तो अलग से किसी और कार्यशाला में बुला लेंगे। ऐसे कहते हैं उमेश जी अभी वो अपने मतलब अपने यहाँ अपने गांव चले गए हैं, तो जहां वे कार्यक्षेत्र में रहते थे वहां तो भरपूर उनके पास समय होता था, उनकी अभी कई सारी जिम्मेदारी, इसके बाद भी मैं समझ सकता हूं कि उन पर मैंने क्या कर दिया, एक ऑटम बम फेंक दिया। तो उस समय तक जो वक्ता था उनको मैंने मना कर दिया। अब उनके पास देखिए मैं उनके सजेशन भी नहीं दे रहा था, कारण क्या था, मैं बहुत व्यस्त, क्या में भी वक्ता, इसकी बात भी मैंने मन किया, मैं याद रखने के बाद 4-8, फिर वो याद रखने के लिए मैंने 8वीं कार्यशाला मैंने की थी, 44वीं कार्यशाला मैंने की थी। तो उस समय कोई ऐसे कमी नहीं थी, मैं आज दे सकता था, एक वक्ता के रूप में मैं ही आ जाऊंगा, एक विषय लेकर मैं बोलूंगा, लेकिन जरूर चूंकि मैं यात्रा में हूँ, फिर सबको तंग करना पड़े, और फिर मैं मान लीजिए मुझे नेटवर्क की समस्या आ जाए तो कार्यशाला ढंग से नहीं हो पाएगी, ये सोचकर मैंने कर दिया। तब तो उमेश जी के पास इतनी बड़ी चुनौती थी, तो तृप्ति मैडम को तब जाकर उन्होंने मनवाया,
तृप्ति जी ने ऐसा विषय कोई नहीं लिया जो मतलब वो कॉलेज में पढ़ाती हैं। तो मुझे मालूम है कि कॉलेज के पाठ्यक्रमों में क्या क्या विषय होते हैं। तो मान लीजिए उन्होंने अपना 1960 का या 1970 का या उनके शुरुआती कॉलेज के दौर का कोई पीपीटी उठा के लाती, मैं शायद कह देता और तृप्ति जी इसको शुरू में ही कह देता मैडम वो पीपीटी बंद कर दीजिए। तो ऐसा नहीं था, उन्होंने बिल्कुल चिंतन किया था उस पर और उनको इतना समय भी नहीं दिया कि वो सोच पाए। और लेकिन आप देखेंगे इतना बहुत तत्परता, विनम्रता, निष्ठा के साथ उन्होंने जो पीपीटी बनाए हैं तो उसमें इतना कौशल था उनका। और कहना चाहिए कि उन्होंने जितने सारे शब्द, जितने सारी चिंताओं को लेकर बात की। मैं एक बात पर फिर आ जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ उदाहरण देके बात कर रहा हूँ हर चीज का। तकनीकी साक्षरता की बात आई तो वे तो साक्षर हैं तकनीकी दृष्टि से। थोड़ा सा वो व्यवधान ये था कि मतलब जैसे ही वो खोली और बहुत उत्साह के साथ वो बोलने लगी तो वो पीपीटी आगे नहीं बढ़ने लगी, तो उस समय वो बढ़ा सकती थी। वास्तव में जिसमें वो खुला उसकी वजह से वो समस्या हो गई थी। तो बस इतना था। अब मैं एक उदाहरण दे देता हूँ यहाँ पे। अब तकनीकी कौशल, किसी एक विद्यार्थी का भी एक मेल था, वो हमारे कुल सचिव महोदय को और एक निदेशक महोदय को संबोधित है, जिज्ञासा से उन्होंने मेरे पास भेजी है। तो मेरे पास भेजी है, इसको फिर से मैं रेखांकित करना चाहता हूँ। मेरे पास अभी मैं मतलब वहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन से मैं जल्दबाजी में बाहर आ रहा था, उस समय मेरे पास एक कॉल आया। तो उस कॉल को अटेंड भी नहीं करना चाहा और फिर कॉल को ऐसे भी टालना नहीं चाहा, अटेंड किया। अटेंड करते उन्होंने कोई सब्जेक्ट का एक नंबर बताया, सर इस सब्जेक्ट का मटेरियल नहीं मिला है मुझे। तो मैंने उस महिला का सोचा कि वो हो सकता है कि हमारे यहाँ के दूरस्थ शिक्षा की वो विद्यार्थी रही होंगी, कोई मटेरियल नहीं मिला होगा। मैंने कहा निदेशक जी को आप चिट्ठी लिख दीजिए, उनसे बात कीजिए, वो भेज देंगे। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तो मुख्य पाठ्यक्रम का ऐसा तो कोई व्यवस्था नहीं कि कोई मटेरियल भेजेंगे। तो इसका मतलब मैं समझ गया था, तब तक 1 ही मिनट में मैं समझ गया। तो कोई शर्मा जी, ललित शर्मा जी को फीडबैक चाहिए, उमेश जी वो फीडबैक मांग रहे हैं, तो उनको बता दीजिए फीडबैक। तो पता है कि फीडबैक बाद में ही मिलेगा, जब मैं बोल रहा हूँ उस समय फीडबैक नहीं मिलेगा। तो आप चाहे तो बाद में देख लीजिए, अपना फीडबैक दे देंगे। मैं फीडबैक ही दे रहा था। तो यहाँ 2 उदाहरण दे देता हूँ। जैसे स्वयं में कई सारे मतलब 10 अभिकरण हैं, तो अलग अलग अभिकरणों के अलग अलग पाठ्यक्रम है। जिस पाठ्यक्रम में वो महिला जिन्होंने मुझे जिज्ञासा पूर्वक कॉल किया था, तो उनके प्रश्न का समाधान करने में मैं इसलिए असमर्थ था कि प्रश्न का समाधान तो कर दिया, लेकिन उनकी समस्या का समाधान मैं नहीं कर पाता था। जिस विद्वान ने उस कोर्स को चलाया, उन्होंने मतलब सामग्री नहीं बनाई, उनको नहीं भेजी, ये है। तो निश्चित रूप से तो वो उसका समाधान। अब देखिए, मैंने कहा कि आपके कोर्स का जो भी संचालक है उनसे पूछिए। उन्होंने कहा ना कोर्स के संचालक उठाते हैं, ना स्वयं वाले कोई मतलब जवाब देते हैं। मैंने कहा ये उनकी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन जब मैं तो दे रहा हूँ ना, तो मान लीजिए आपके कोर्स का मुझे पता चल जाए कौन से अभिकरण है, तो उस अभिकरण की स्थिति देखते हुए मैं बता पाऊंगा। और मेरे कोर्स के तो जैसे मैंने कहा, इस भाषा प्रौद्योगिकी के कोर्स के 600 पृष्ठों की जो सामग्री है, वो सामग्री निश्चित रूप से हिंदी माध्यम से आपको उपलब्ध है। तो वहां पे ये देखिए, अब यहाँ दोनों की, जैसे विशेष जी और सरिता जी के सवालों का जवाब भी उसमें हो जाएगा। वो सवाल क्या है, तो मतलब अब भाषा, तो वहां पे भाषा हमारी जो भाषा है, तो उस भाषा को इस दौर में, जैसे हिंदी के माध्यम से उस पाठ्यक्रम को, जैसे भाषा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को पढ़ाना मुश्किल है, क्योंकि कई सारी ऐसी अवधारणाएं हैं जिसके लिए शब्दों की कमी है। तो उन शब्दों को यहाँ तक कि आपने कई सारे शब्द, सरिता जी भी, तृप्ति जी भी, और कई सारे, अनुपमा जी भी, उमेश जी भी, रॉबी जी भी, ये सारे हमारे इस पाठ्यक्रम के मतलब ऑनलाइन पाठ्यक्रम के ये सारे जिज्ञासु विद्यार्थी रहे हैं। तो इनको पता है कितने सारे नए शब्दों को मुझे बनाना पड़ा बहुत कम समय में। अब मैं इस समय अष्टावधान कर रहा हूँ। अष्टावधान का मतलब एक साथ 8 काम करना। ये प्रक्रिया, जैसे अष्टावधान शब्द सुनते ही आपको उस पर विश्लेषण करना पड़ेगा। संस्कृत में तो आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया संस्कृत में भी ज्यादा जीवित नहीं है, हिंदी में भी नहीं है बिल्कुल, केवल तेलुगु साहित्य में है, तो एक साहित्यिक प्रक्रिया के रूप में। तो उस पर मैं चाहता हूँ अलग से बोलूंगा, क्योंकि मेरे इस व्याख्यान को भी मैं कम कर दूं। तो मुझे इस तरफ से उस तरफ से कॉल्स, मैसेजेस जो आ रहे हैं, बीच बीच में उनको अटेंड भी कर रहा हूँ और इधर बात भी कर रहा हूँ। तो वैसे अभी रॉबी जी को भी मैंने जवाब दिया था, रॉबी जी ने क्षमा मांगा, तो मैंने कहा क्षमा नहीं है। तो बात यह है कि अब उमेश जी के उस
मतलब श्रम को जानते और तृप्ति जी के उस सीमा को भी जानते। तो उस सीमा में उन्होंने जो काम किया, और सीमा बिल्कुल नहीं थी मैं कहूंगा, उन्होंने दो मुद्दे लिए, एक मीडिया का मुद्दा लिया, दूसरा उन्होंने तकनीकी विशेषकर प्रौद्योगिकी क्षेत्र को लेकर उसमें भाषा का जो स्वरूप को लेकर उन्होंने जो बात कही है, निश्चित रूप से उसके साथ बहुत बड़ा न्याय उन्होंने किया है। तो कई रूपों में, चाहे तो मेरे इस एक वाक्य को उन्होंने बहुत बड़ा न्याय किया है, इस वाक्य को ले लीजिए, और उनका वीडियो जो कल तक उमेश जी आपके सामने पेश करेंगे उसको ले लीजिए, उसमें उनके व्याख्यान का 4 बार सुन के पॉइंट्स नोट कर लीजिए, और मेरे इस पॉइंट को लेकर उन दोनों के बीच में तालमेल बनाकर फिर आप सोचिए, फिर बात कीजिए। तो मैं कहूंगा कि निश्चित रूप से उनके प्रति ये सही मेरी प्रतिक्रिया है। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने बात की है। मैं सूत्र रूप में कुछ बातों पर कह के अपनी बात को विराम करूंगा। मुश्किल से मैं 4-5 मिनट ही बोलूंगा, ताकि क्योंकि लोग कई सारे अपनी जिज्ञासा लेकर, विशेषकर उन्होंने कई सारे मुद्दे हैं जिस पर अलग से ही एक कार्यशाला हम कर लेंगे, जिस पर मतलब आज जो मुद्दे आए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सामग्री को लेकर तृप्ति जी संतुष्ट हैं कि मतलब आज हिंदी का मीडिया और डिजिटल क्षेत्र में इतना विकास हुआ है, तो सामग्री का भरमार है। निश्चित रूप से उन्होंने कृत्रिम बुद्धि का भी वहां उदाहरण लिया। तो कृत्रिम बुद्धि जो जनरेटिव एआई के रूप में आज विकसित हुई है, तो मतलब भाषा की उत्पादक क्षमता के साथ मशीन की जो मतलब उन्नति हुई है, उसका विकास हुआ है, तो उस दृष्टि से ये सब संभव है निश्चित रूप से। लेकिन फिर से मैं यहाँ एक उदाहरण सीधा देना चाहता हूँ, जिस विषय में भी, नए विषय में भी कोई पुस्तक चाहिए, आपको 1000 पन्नों से ज्यादा सामग्री अंग्रेजी में आराम से मिल सकती है। हिंदी और भारतीय भाषाओं में हम बहुत पिछड़े हैं। हिंदी में तो मैं निराश करना ही चाहूंगा। कारण क्या है, अब हिंदी में कोई सामग्री मिल रही है, आप धन्यवाद दे दीजिए गूगल को, आप धन्यवाद दे दीजिए गूगल अनुवाद को। कारण क्या है, आप हिंदी में भी पूछिए, गूगल जवाब दे देगा आपको हिंदी में। आपको जो भी सामग्री अंग्रेजी में है उसको हिंदी में बदल के आपको दिखा रहा है। तो मतलब ये उसी प्रौद्योगिकी का चमत्कार है, जैसे आपने उदाहरण ले लिया है। निश्चित रूप से साधु संत लोग जैसे उदाहरण मतलब देते थे, हमारे प्रश्नों का मतलब हमारे जिज्ञासाओं की संतुष्टि चमत्कारिक रूप से करते थे, तो वैसे चमत्कारिक रूप से आज एआई कर रहा है। आपने बहुत सही मायने में, सही ढंग से सही व्याख्या की है। तो कई आयामों पर आपने बात की है, जैसे अलेक्सा वॉइस असिस्टेंट में हिंदी को लेकर। निश्चित रूप से मुझे याद है कि मेरे पास कोरोना से पहले के दौर में अलेक्सा के लिए हमारे विभाग से विद्यार्थियों को उठा के ले जाते थे। कारण था उन वाले विद्यार्थियों की जरूरत थी जो जिनके पास हिंदी भाषिक क्षमता हो, भारतीय भाषिक क्षमता हो, और तकनीकी उनके कुछ कौशल हो। तो चूंकि मेरे पास भाषा प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम 2014 से ही पाठ्यक्रम चल रहा था, तो इसलिए मेरे पास आते थे कई विद्यार्थियों को मौका उसमें मिला था। और आपने निश्चित रूप से अनुवाद टूल्स की बात कही, टाइपिंग टूल्स को लेकर आपने जो भी कही है, तो इस बात पे आपसे मैं सहमत नहीं हूँ। कारण क्या है, लोग जो है, बिल्कुल आपको पता है ना कि हम लोग, आपको ही मैं बता दूंगा तृप्ति जी, अभी 5 मिनट में आप चाइनीज में टाइप कर पाएंगे आराम से। तो कारण क्या है, आपको बिल्कुल चीनी भाषा आती भी नहीं है, मैंडरिन आती भी नहीं है, फिर भी आप कर सकते हैं। मतलब सुविधाएं से विकसित हो चुकी है। तो मगर लोग क्या है, आज सुविधा भोगी है, लेकिन सीखना कुछ नहीं चाह रहे हैं। मतलब थोड़ा सा त्याग, 5 मिनट का त्याग भी नहीं करना चाहते। आज सुविधा 5 मिनट त्याग करें, कौशल सीख सकते हैं, आराम से टाइप कर सकते हैं। तो वो एक है, तो उस पर हम अलग से बात करेंगे। दूसरा जो है, जैसे मैं कह रहा था उसका भी बताऊं मैं, जैसे चीनी भाषा जो मैंने कहा, तो चीनी भाषा में जैसे उनके पास जो अक्षर हैं, लगभग हजारों के अक्षर हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कहीं हम लोग 50-60 कहते हैं, उनके पास 5000 अक्षर है। तो उतने अक्षरों को टंकित करना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है, वो भी चित्रलिपि है। तो इसके लिए पिनियन के रूप में जो भी माइक्रोसॉफ्ट और गूगल और अन्य संस्थाओं ने बना दिया, तो उसकी वजह से आराम से टाइप करते हैं। लेकिन भारतीय भाषाओं के लिए जो अंग्रेजी के माध्यम से टंकन कर रहे हैं, वो दुर्भाग्य है। क्योंकि मैं तो रेकमेंड करता हूँ जो आपके लिए भारत सरकार ने 1970 के दशक में बनाया है, इनस्क्रिप्ट कुंजी पटल, तो उसका प्रयोग हमें करना चाहिए।
तो बाकी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे तकनीकी की चुनौतियां, और उन पर आपने बहुत सारी बात की है, और विकास के कई सारे गणनीय आयाम हैं, उन पर आपने अपना विचार प्रकाश डाला है। तो विशेषकर कमी हमारी रह गई है, मतलब लोग जो है आज, चूंकि साधन ऐसे विकसित हो गए हैं, हम सोचते हैं कि बस हम चुप बैठेंगे, ये सब होता जाएगा। यहाँ तक कि कई सारी नीतियां ऐसी बनी हैं कि यहाँ तक कि पाठ्य पुस्तकें बनाने की वाली नीतियों में ये सोचा गया कि मशीन बना देगा तो हमारे लोग बैठे रहेंगे, शिक्षक आसमान से जैसे पानी गिरता है, तो मतलब पानी की बूंद बारिश, तो वैसे पुस्तकें गिर जाएंगी। तो इस वजह से जो है कोई गुणवत्ता, कोई चीजें नहीं बन पा रही हैं, तो ये एक समस्या है। तो उसका समाधान जैसे आपने किया, निश्चित रूप से सामूहिक प्रयास और योगदान से संभव है। और आपको पता है कि विकिपीडिया जो विकसित हुआ था, वो उसका उद्देश्य ही वही था, क्राउड सोर्सिंग। और क्राउड सोर्सिंग में निश्चित रूप से भारतीय लोग बहुत उत्साही है, तो शुरू में जुड़ गए थे, और जुड़ने के बाद उनको लगा उनको कमी क्या रह गई पता है, उनका नाम बिल्कुल, जैसे मैं कम से कम उमेश जी का नाम एक एक बार कभी ले रहा हूँ तो बिल्कुल मतलब मेरे 1 घंटे का व्याख्यान हो गया, मान लीजिए 1 बार या 2 बार ले लूंगा, जबकि विकिपीडिया बिल्कुल उनका नामो निशान नहीं देगा। उनके आलेख का, मान लीजिए उन्होंने एक बड़ा आलेख लिखा, उसमें उनका नाम का उल्लेख नहीं होगा। हम लोग भारतीय जो है तो कीर्ति चाहते हैं। तो आपको काव्य शास्त्रीय चिंतन में आपको पता है काव्य क्यों लिखते हैं, तो उसमें वो भी आ जाता है, कीर्ति के लिए भी लिखते हैं। तो हमारे लोग मतलब विकिपीडिया को सहयोग क्यों नहीं दे रहे थे, मतलब वो उनकी कीर्ति प्रतिष्ठा में कोई सहयोग नहीं है। अब विकिपीडिया ने उन्होंने योगदान दिया, उसको वो स्टेटस में डाल सके, ऐसे प्रमाण पत्र चाहिए उनको। जैसे हमारी कार्यशाला में जुड़ते हैं थोड़ी देर, सुनिए ना सुनिए, उनको चाहिए फीडबैक भरे और प्रमाण पत्र चाहिए। तो इस प्रकार का मतलब वो हाजिर जवाबी जैसा उनको कुछ तो चाहिए। तो ऐसी कीर्ति प्रतिष्ठा विकिपीडिया उनको बढ़ाने की, उनकी अपनी नीति ना होने की वजह से विकिपीडिया का विकास नहीं हुआ। और उमेश जी ने एक दिन एक जिज्ञासा प्रकट की थी, तो उस जिज्ञासा का उसी समय मैं ऑनलाइन में इसलिए भी जवाब नहीं दिया था। और वो तो मतलब हमारे आपस में बातचीत के लिए भी मैंने जवाब नहीं दिया था। अभी रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, फिर भी मैं जवाब दे दूंगा। मैं मना इसलिए किया था, तो आजकल क्रिकेट सब लोग, मुझे तो बिल्कुल क्रिकेट पता भी नहीं है, लेकिन जो भी क्रिकेट है, तो क्रिकेट मैचेस को लेकर विशेषकर उस दौर में जब अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं, तो उस दौर में बहुत सक्रिय होते हैं लोग भारत में, और बहुत उत्साही होते हैं क्रिकेट जानने वाले और खेलने वाले। तो उसमें वो खुद खेलते नहीं है, मतलब बैठे बैठे देखते हैं, और जो भी प्रत्यक्ष व्याख्यान होता है तो उसको सुन लेते हैं। तो उसमें कौन से देश जीत रहा है, कौन से देश हार रहा है, तो आपको पता है कोई देश जीते कोई देश हारे जो जानते हैं। तो मैंने कहा था कि 50 तक कोई अपनी भारतीय भाषा नहीं है। तो वहां जो जवाब दिया था उसको अभी भी रेखांकित करना चाहूंगा। उमेश जी को संकेत रूप में जवाब दे दिया, बाद में वो मुझसे जिज्ञासा का फिर चर्चा करेंगे। तो ये मैं सार्वजनिक भी इस दृष्टि से कह रहा हूँ। तो मतलब ये कह रहा था कि जिस बात को लेकर तृप्ति जी ने हमसे कहा कि हमारे सामूहिक प्रयास योगदान की जरूरत है, तो क्राउड सोर्सिंग में बड़े क्राउड होने के बावजूद भी दुनिया में हम लोग फेल हो रहे हैं। इस वजह से जो है, अभी मैं एक उदाहरण आपके सामने रख देता हूं। हमारे यहाँ 4, 5, 6 को नवंबर में एक कार्यशाला है, परिसंवाद है वास्तव में। तो उसका उद्देश्य क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा पे चिंतन के लिए वो हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें भी मेरा उद्देश्य ये रहा था, उसमें पाठ्य पुस्तकें बिल्कुल नहीं है, तो कुछ किताबें बने, लेकिन जिन विद्वानों को बुलाया गया तो पता नहीं वो उस पर सोच के आए हैं और वो सब योगदान दे, तब जाकर कोई किताबें बनेंगे। नहीं तो फिर राम भरोसे किसी चैट जीपीटी से कहें वो दे दे किताब, उसी किताब को पढ़ना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य है हमारे पास। तो मतलब चैट जीपीटी जैसे एआई को उन संतों से हम जोड़ के देखेंगे, तो जैसे 1 मिनट के लिए तृप्ति जी ने देखा, तो वैसे अब वो संत साधना करके करते थे। निश्चित रूप से मानव साधना को ही हमने कृत्रिम बुद्धि के रूप में जब विकसित किया, अब राम भरोसे उसी कृत्रिम बुद्धि के योगदान से हमें कुछ चीजें मिल जाएंगे, ऐसे हैं। तो मैं फिर से उस उदाहरण को दोहराना चाहता हूं कि अंग्रेजी का जो वर्चस्व
जो भी बड़ा है, तो वो कॉम्पिटिटर हमारे लिए नहीं है, लेकिन उससे सीखने की जरूरत जरूर है। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था आपको ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज का, उसी ढंग से हर सब्जेक्ट में आपको अंग्रेजी में जो किताबें फ्री में इतनी बड़ी संख्या में मिल रही है, तो वैसे हम लोग जब हिंदी के वर्चस्व को दुनिया में फैलाना चाहते हैं, निश्चित रूप से उस दृष्टि से हिंदी का विकास करना चाहिए। तो उस प्रकार की चेतना आपके इस व्याख्यान ने बहुत मतलब हमें एक प्रकार से ईमानदारी बढ़ाने की दृष्टि से उस चेतना ने बढ़ा दी है। तो वहाँ मतलब आपकी तकनीकी साक्षरता संबंधी मुद्दे पे मैं 2 उदाहरण दे रहा था, एक उदाहरण को रोक दिया था, एक उदाहरण मैं बता देता हूँ। एक विद्यार्थी, उन्होंने कुछ तो खो दी है, कोई सर्टिफिकेट, उसको लेकर विश्वविद्यालय को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। तो चिट्ठी से बहुत स्पष्ट है, तो उनको अंग्रेजी आती नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी अंग्रेजी में उन्होंने लिखी है। उसके लिए उन्होंने क्या किया, किसी चैट जीपीटी का ही इस्तेमाल कर दिया। चैट जीपीटी से कह देता है कि मेरा नाम अमुक है, जैसे उमेश कुमार मेरा नाम है, और मैं अमुक मेरा मोबाइल नंबर है, अमुक मेरा ईमेल है, बता देता। तो वो उसका नाम, ईमेल और पता सहित वो बना के दे देता। उन्होंने तीनों नहीं बनाया, तो नीचे उसने दे दिया यूर नेम, यूर ईमेल और यूर मोबाइल। वो तीनों को तीनों वैसे ही पेस्ट किया उसने, ना उन्होंने अपना नाम बताया, ना उसका अपना मोबाइल नंबर बताया। हाँ, जिस ईमेल से उन्होंने जवाब दिया उसको तो समझ जाएंगे लोग, वहां तो विवेक होना ही चाहिए। मगर आप समझ जाइए, उसका कौशल इतना तो रहा, उन्होंने किसी चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके अपना अंग्रेजी की चिट्ठी अपनी बना दी, ईमेल संदेश भेज दिया था। तो उसके पास इतना तक विवेक नहीं था, किस बंदे ने सवाल किया, किसकी क्या समस्या है, जवाब कैसे जाए। अब आप समझ रहे हैं, तो इसमें मतलब कौशलों का विकास, तकनीकी और साक्षरता की जो बात तृप्ति जी ने कही है, तो उसके कई सारे आयाम हैं। तो उसी दृष्टि से उन्होंने कहा, और विशेषकर मतलब आज ग्रामीण और शहरी जो अंतर रह गया, तो उसकी ओर भी उन्होंने ध्यान दिलाया। तो उस ओर मैंने अपनी बात भी रखते हुए आपका, विशेषकर उन्होंने डिजिटल क्रांति और हिंदी की वैश्विक पहचान पर जो बात कही है, उससे किसी हद तक सहमत, किसी हद तक असहमति के साथ, जो कि अब तक जो मुद्दे मैंने बताए हैं। लेकिन आज उन्होंने जो व्याख्यान दिया और आज जो प्रस्तुति उन्होंने दी है, उसमें उनकी निष्ठा और उनकी समर्पण भावना का पुनः मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। जैसे मैं कह रहा था कि 5 मिनट में अपनी बात को विराम दूंगा, तो अभी अपनी बात को विराम देते हुए निश्चित रूप से उनका चिंतन और उनकी प्रस्तुति तो आपको कुछ सिखा सकता है। सोच लीजिए, आपको बिल्कुल समय नहीं दिया जा रहा है और आपके इतने सारे व्यवधान हैं, और आपको 1 पैसा नहीं दिया जाएगा, और आपको इस समय जो कि 9:30 से 4 बजे तक जो भी आप कॉलेज जाकर पढ़ाने के लिए जो देते हैं, वो भी नहीं दिया जाएगा। रात में आप खाना ना खाकर पानी भी पीने का समय नहीं दे रहे थे। मुझे चिंता हो रही थी, जैसे अनुपमा जी सवालों का आमंत्रण कर रहा था, उस समय उनको पानी पीने का समय देना था तृप्ति जी को, वो भी नहीं मिल रहा था। इधर से सवाल शुरू हो रहे थे, मुझे डर लग रहा था। तो मतलब देखिए, हम लोग जब भौतिक रूप से करते थे, सामने कोई खांसी कर रहे हैं तो तब तो थोड़ा पानी उठा के ले जाते थे। अब वो तो नहीं कर रहे, समय भी देना चाहिए हमें। तो ये जो हमारी मतलब काल गति जो बदल रही है, जमाना जो बदल रहा है, तो दौर जो बदल रहा है, वैसे भाषा बदल रहे, उसी बात को तृप्ति जी ने बहुत सरल शब्दों में हमें स्पष्ट किया है, और उसके कई रूपों पर, कई दृष्टियों से उन्होंने कई आयामों पर प्रकाश डाला है। इसके लिए उनका पुनः, मेरे पास शब्द नहीं है, बस एक सरल शब्द मैं कह दूं, बस हार्दिक अभिनंदन। और थोड़ा सा और विनम्रता के साथ मैं कहूं, श्रद्धापूर्वक नतमस्तक, और आपका हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। और उमेश जी, चूंकि मैं भी यात्रा में हूं, और आगे की कार्रवाई आप और अनुपमा जी और बाकी मित्र निभा सकते हैं। मैं चाहूंगा तो आप आज, उमेश जी वो चाहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन सबसे मैं तो पहले उनके प्रति, हाँ, कोई और शेड फीडबैक लिंक कोई फिर से पूछ रहे हैं, तो जब पूछते हैं तो मेरा वो नहीं जाता। फिर भी मैं कर रहा हूँ, क्योंकि उमेश ने भाषा प्रौद्योगिकी यूट्यूब चैनल पर 150 का पार कर दिया, मतलब वीडियोस, इतने सारे वीडियोस उन्होंने एडिट किया। अब आप सोचिए, भाभी जी के पास बैठे हैं वे, तो भाभी जी ना उन पर, तो वो क्या है, तो एक, तो वहां पे हिरोशिमा में गिराया गया था, तो उसको ना गिरा दें। मतलब इतना समय दिया है उन्होंने, ये सारा ज्ञान यज्ञ है, तो आप लोगों के लिए इन्होंने इतना बड़ा काम किया है।
तो संध्रा जी भी समझ रही है, सात समुंदर पार बैठकर भी समझ रही है, और रूबी जी भी समझ रही है कि कितना काम किया है उमेश जी ने और कितनी कार्यशालाएं। आप सोचिए, आपको उन्होंने कितने घंटे कितने लोगों से बात की है, तभी जाकर हमारे पास 50 ऐसे विद्वानों को, 50 ने तो पार कर दिया, 60 से ज्यादा विद्वानों को सामने खड़ा किया और लगातार, और एक तो उन्हीं से करवा दिया मैंने वो भागीरथ प्रयास, वो शब्द विशेष जी आपने विशेष शब्द का प्रयोग किया, भागीरथ प्रयास, वो आउटडेटेड है और वो उनके प्रयास को उतना रेखांकित भी नहीं कर पाता उमेश जी का। कारण क्या है, इतने घंटे लोगों से बात करके उनको मनवा कर फिर उनको आमंत्रित करना, हम एक पैसा उनको देंगे ही नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। और हमारा प्रमाण पत्र में कहूँ किस मतलब का है उनके श्रम के लिए, बिल्कुल आप कहिए, सोचिए, एक विषय पर इतना चिंतन करके उनको वो प्रस्तुति बनाकर आकर इतने सब्र के साथ जो भी करते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आप सबसे क्षमा मांगते हुए पुनः भाई उमेश जी के प्रति अपना श्रद्धा पूर्वक अपनी आत्मीय प्रेम दोहराते हुए मैं फिर आगे बढ़ा देता हूं कि अनुपमा जी और उमेश जी आगे संभालेंगे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना विस्तार पूर्वक इस विषय के ऊपर बात की और हमें नए तरीके से सोचने के लिए मार्गदर्शन दिया। और उमेश जी जो निरंतर इस पूरे के पूरे कार्यशाला के लिए शुरू से लेकर अंत तक निरंतर इतना ज्यादा श्रम करते हैं, उनके लिए तो हमारे पास शब्द है ही नहीं। मैं अब उन्हें आमंत्रित करती हूँ उमेश सर को कि वे उन सभी साथियों की शंका का निवारण करें जिन्हें अभी तक फीडबैक फॉर्म का इंतजार है, उनकी प्रतीक्षा की घड़ियों को समाप्त करते हुए, और यदि कुछ अन्य उनके पास विशिष्ट सूचना है वो प्रेषित करते हुए वे आज के इस सत्र का समापन करें। हाँ जी उमेश सर। जी महोदय, एक बहुत बहुत सूचना आभार जरूर, आपका। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ, एक सूचना मेरे पास जरूर है। जो भी जुड़े हैं 1 मिनट के लिए अपना वीडियो ऑन कर लें, फिर स्नैप्स ले लें, उसके बाद और काम करें तो अच्छा है। जी बिल्कुल, धन्यवाद। प्लीज जो भी संभव है अपना वीडियो ऑन कर लीजिए 1 मिनट के लिए, ताकि स्क्रीनशॉट आप भी ले लीजिए, सब लेते जाएं और उमेश जी आगे बढ़ सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद सर। देखिए विशेष जी का चेहरा हम देख रहे हैं जी, रेखा जी के साथ, कि तो अपने खुश है। स्मार्टफोन या जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं आप अपने पास शॉट लें और उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया ग्रुप है उसके माध्यम से हमें हमारे तक पहुंचे कि हम इसको संवर्धित कर सकें। एक बार पुनः मैं आज की मुख्य शर्मा महोदया के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, चूंकि बाबू सर ने पहले ही बहुत सारी चीजें बता दी है कि पर हमने आपसे संपर्क किया और आपने सस्ने उसको स्वीकार करते हुए आज इतनी सुंदर पीपीटी के माध्यम से आपने अपनी प्रस्तुति दी। ठीक इसी क्रम में अनुपमा महोदया का भी काफी व्यस्तता काफी पिछले दिनों से चल रहा है, लेकिन मैम से मैं आज सुबह जब आग्रह किया, मैम ने अपनी स्वीकृति दी थी। आपके प्रति भी विशेष आभार करता हूँ, तो मैं